कहानी की शुरुआत एक हॉट गोश बेब के बेसमेंट से होती है, जहां एक हैंडसम आदमी बेड से बंधा हुआ है और गोच मॉमी से थोड़ी लाइफ एसेंस छोड़ देने की भीख मांग रहा है। लेकिन चुजिया अपने हीट फेज में है और चाहती है कि वो हैंडसम आदमी पूरी रात अपने मस्कुलर बॉडी से उसे सेटिस्फाई करे। वो बेचारा मस्कुलर आदमी एक्सायो है, जो 1 साल पहले इस दुनिया में आया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका रीबर्थ एक नोबल के बॉडी में हुआ और उसकी एंगेजमेंट डायनेस्टी की प्रिंसेस से भी हो चुकी थी। लेकिन जब ब्रो पूरे किंगडम की सबसे फाइनेस्ट चिक के साथ सेटल होने वाला था, तभी उसे इनफेमस यूएन डीमन सेक्ट के लोगों ने किडनैप कर लिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती यही से शुरू हुई। दूसरे स्लेव से अलग उसके पास एक रेयर प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन था। इस कॉन्स्टिट्यूशन की डीमन सेक्ट की कई खतरनाक कल्टिवेटर्स को चाह थी, क्योंकि वो 9 yin मिस्टिक आर्ट कल्टिवेट करना चाहते थे। इसलिए भाई के पास हर दिन बिना आराम के मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक स्लेव होने के नाते एक्सायो के कोई राइट्स नहीं थे, इसलिए अगर वो मर भी जाता तो उसके लिए कोई जस्टिस नहीं मांगता। लगातार एक्सप्लोटेशन के कई दिनों और रातों के बाद एक्सायो लगभग मरने की हालत में पहुंच चुका था, क्योंकि उसकी वाइटल एसेंस लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन चुजी उसे इतनी जल्दी मरने नहीं देना चाहती, इसलिए वो एक स्पेशल मेडिसिन निकालती है जो एक्सायो म्यू को कुछ और राउंड्स तक टिके रहने में मदद करेगी। मौत के करीब पहुंच चुके एक्सायो के अंदर अचानक एक रिटर्न सिस्टम अनलॉक हो जाता है, जो उसे किसी को भी दी गई चीज का 10,000 गुना रिटर्न देता है। एक्सायो की आंखें चमक उठती है। जब वो वापस नॉर्मल होता है, तब वो फॉक्स वुमन अब भी हंस रही होती है और कहती है कि एक्सायो मुंह से तो मना करता है, लेकिन उसका शरीर हमेशा रेडी रहता है। एक्सायो भी हंसने लगता है, लेकिन उसकी मुस्कान खुशी वाली नहीं होती। वो सोचता है कि इस लड़की ने उसकी डिग्निटी छीन ली, उसे जानवरों की तरह जीने पर मजबूर किया और पूरे साल उसे यूज किया। लेकिन अब सब बदलने वाला है। वो कहता है कि इस बार वो उसे पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा। ये सुनकर चुजी और खुश हो जाती है। वो पूरी तरह उसके सामने सरेंडर करते हुए कहती है कि उसका हस्बैंड खुद को न रोके और जैसा चाहे वैसा करे। एक्सायो मन ही मन सोचता है कि हेवन ने उसे दूसरा मौका दिया है। अब वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे कुचल देगा। रात भर एक्सरसाइज करने के बाद अगली सुबह एक्सायो पूरी तरह एग्जॉस्टेड पड़ा हुआ था, जबकि चुजी पहले ही उठ चुकी थी। वो कहती है कि भले ही उसने सिर्फ थोड़ा सा इम्प्योर यांग पावर दिया हो, लेकिन पिछली रात उसका परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। रूम से बाहर निकलते हुए वो कहती है कि यांग सॉलिडिफिकेशन पिल्स अब भी उसके शरीर में काम कर रही है, लेकिन अगर वो जिंदा बच गया तो वो फिर से उसके पास आएगी। दूसरी तरफ एक्सायो बेड पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल मम्मी की तरह। तभी अचानक उसके सामने कई सिस्टम स्क्रीन्स दिखाई देती है। सिस्टम बताता है कि उसकी इम्प्योर यांग पावर को 9 चार्म सेलेस्टियल फॉक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन सिस्टम उसे वही ताकत 10,000 गुना बढ़ाकर रिटर्न करेगा। अगले ही पल एक्सायो को सेक्रेड क्रिम्सन यांग बॉडी मिल जाता है और सिस्टम रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, जबकि बॉडी फ्यूजन प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी गोल्डन ऑरा से भर जाती है। उसकी कल्टिवेशन पागलों की तरह बढ़ने लगती है और वो सीधे बॉडी रिफाइनिंग रियल्म की 10th लेयर तक पहुंच जाता है। एक्सायो अपने शरीर में दौड़ रही उस ताकत को महसूस करता है और सोचता है कि क्या यही सेक्रेड क्रिम्सन यांग बॉडी की असली पावर है। लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेता है, क्योंकि अभी ज्यादा अटेंशन खींचना सही नहीं होगा। सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट में एक्सपर्ट्स हर जगह मौजूद है। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास सेक्रेड क्रिम्सन यांग बॉडी है, तो उसका हाल कल्टिवेशन टूल बनने से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए अभी उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना और तब तक चुप रहना जब तक वो काफी पावरफुल न बन जाए। चलते चलते एक्सायो सोचता है कि स्पिरिट स्टोन्स कल्टिवेशन की फाउंडेशन है। सेक्रेड क्रिम्सन यांग बॉडी की वजह से वो लोकल कल्टिवेटर्स की प्राइवेट रिक्वेस्ट्स लेकर भी स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता है, लेकिन अब उसके पास सिस्टम है, इसलिए उसे और बड़ा सोचना होगा। वैसे भी यहाँ की ज्यादातर कल्टिवेटर्स ज्यादा रिच नहीं है। एक विजिट में 3 या 4 स्पिरिट स्टोन्स मिल जाना ही काफी अच्छा माना जाता है। इसी दौरान उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। सामने वैन चैन नाम का आउटर डिसाइपल कल्टिवेशन कर रहा था। उसे देखकर एक्सायो को याद आता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था, तब वैन चैन ने उसकी काफी मदद की थी। अब शायद उस फेवर को रिटर्न करने का समय आ गया था। एक्सायो सोचता है कि अगर वो पिछले 1 साल में बचाई हुई अपनी 200 स्पिरिट स्टोन्स डोनेट कर दे, तो सिस्टम उसे अच्छा रिटर्न देगा। वो स्पिरिट स्टोन से भरी एक थैली वैन चैन के सिर पर फेंक देता है। थैली देखकर वैन चैन बेहद खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद सेक्ट का कोई बड़ा एल्डर उसकी मेहनत से प्रभावित होकर उसे रिवॉर्ड दे रहा है। उधर एक्सायो के
उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। डोनेशन सफल हो गया था और उसे 500 टाइम्स रिटर्न मिला था। अगले ही पल उसके पास 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स पहुंच जाती है। एक्सायो खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि स्पिरिट स्टोन्स कमाना इतना आसान हो सकता है, लेकिन उसकी ग्रीड यही नहीं रुकती। वो सोचता है कि 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स भी ज्यादा नहीं है। अगर कभी 10,000 टाइम्स रिटर्न ट्रिगर हो गया तो उसे पूरे 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिल सकती है। फिर वो उन सभी लोगों से लाखों गुना कीमत वसूल करेगा जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर सिस्टम से मिली स्पिरिट स्टोन्स को फिर से डोनेट किया जाए तो शायद एक और रिटर्न एक्टिवेट हो जाए। ये सोचकर वो कुछ स्पिरिट स्टोन्स फिर से फेंक देता है। वैन चैन फिर से हैरान हो जाता है और इधर उधर देखकर कहता है कि आज तो स्पिरिट स्टोन्स की बारिश हो रही है। उसे लगता है कि कोई गार्डियन एंजल उसकी मदद कर रहा है। वो कसम खाता है कि अब पहले से भी ज्यादा मेहनत से कल्टीवेशन करेगा और अपने हेल्पर को निराश नहीं करेगा। लेकिन एक्सायो की उम्मीद टूट जाती है। वो सिस्टम को देखता है लेकिन इस बार कोई रिएक्शन नहीं होता। लगता है कि सिस्टम के साथ इस तरह कोई ट्रिक नहीं चल सकती। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है और हैरानी से पूछती है कि क्या वो अभी तक मरा नहीं। उसे देखते ही एक्सायो पहचान जाता है कि ये लूक है। एक्सायो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करता है। लूक भी आउटर सेक्ट की डिसाइपल थी और 9 यिन मिस्टिक आर्ट कल्टिवेट करती थी। जब एक्सायो पहली बार यहाँ आया था तब उसने भी उसकी काफी मदद की थी, लेकिन बाद में जोरन की वार्निंग मिलने के बाद उसने उससे दूरी बना ली थी। लूक ध्यान से एक्सायो को देखती है और महसूस करती है कि उसकी कल्टिवेशन काफी बढ़ चुकी है। उसकी ऑरा भी पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसे लगता है कि एक्सायो का प्योर यांग बॉडी उसकी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। एक्सायो मुस्कुराकर कहता है कि ये सब सिर्फ लक की वजह से हुआ है। लूक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बातें करने का समय नहीं है। जोरन अगले कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू की कोशिश के लिए सेक्लूजन में जाने वाला है, इसलिए जब तक वो बिजी है एक्सायो को उसकी कल्टिवेशन में मदद करनी होगी। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एक्सायो को उस पर चढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही एक्सायो उसके पीछे बैठता है वो उसकी कमर पकड़ लेता है और कहता है कि थोड़ा धीरे उड़ना चाहिए। लूक हल्की मुस्कान के साथ माफी मांगती है और कहती है कि उसने कई महीनों से एक्सायो को नहीं देखा था। उसकी कल्टिवेशन और ऑरा दोनों पूरी तरह बदल चुके हैं। फिर वो पूछती है कि क्या उस फॉक्स वुमन से उसे कोई फायदा मिला। एक्सायो गहरी सांस लेकर कहता है कि वो चालाक औरत सिर्फ उसका फायदा उठाना जानती है, उससे उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला। लूक सिर हिलाते हुए कहती है कि डीमन रेस कभी किसी पर दया नहीं करती। अगर एक्सायो उसके साथ ज्यादा समय रहा तो एक दिन वो उसका पूरा प्योर यांग एनर्जी खींच लेगी और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लू कोर फॉर्मेशन रियल में पहुंच जाएगी वो जॉर को चैलेंज करेगी। अगर वो जीत गई तो उस दिन से एक्सायो उसके साथ रहेगा। ये सुनकर एक्सायो थोड़ा खुश हो जाता है और उसे और कसकर पकड़ लेता है। लू का चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही करीब आ गया है। हालांकि एक्सायो के मन में एक और बात चल रही थी। उसे तुम मेरे हो वाली बात ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ हर कोई उसे इंसान नहीं बल्कि एक रिसोर्स की तरह देखता है। कुछ देर बाद दोनों सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट के इनर एरिया में पहुंच जाते हैं। लूक उसे अपने घर ले जाती है और बताती है कि वो जल्द ही कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने वाली है। अगर एक्सायो उसकी मदद कर पाया तो रिवॉर्ड में उसे ओरिजिन नरिशमेंट पिल मिलेगी। फिर वो एक्सायो से कहती है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे क्योंकि वो पहले बाथ लेने जा रही है। लेकिन एक्सायो की नजर में ये एक अच्छा मौका था। लूक अपने कपड़े उतारकर गर्म पानी वाले बाथ में धीरे धीरे उतरती है। वो मन ही मन सोचती है कि इस बार कोई उसे नहीं रोकेगा और वो जरूर ब्रेक थ्रू हासिल करेगी। उसी समय एक्सायो अंदर आ जाता है और हंसते हुए पूछता है कि वो ब्रेक थ्रू कैसे करेगी। लूक थोड़ा शर्माकर पूछती है कि वो अचानक अंदर कैसे आ गया। एक्सायो मुस्कुराते हुए कहता है कि समय बहुत कीमती है और अगर दोनों साथ में बात लें तो उनका समय बच जाएगा। इसके बाद दोनों साथ में कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। कल्टीवेशन के दौरान एक्सायो उसकी 9 यिन मिस्टिक आर्ट की तारीफ करते हुए कहता है कि ये टेक्निक सच में बेहद पावरफुल है। लूक भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि एक्सायो का प्योर यांग बॉडी भी बेहद डोमिनेंट है और उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हो रहा है। कुछ समय बाद दोनों पूरी तरह थक चुके थे। एक्सायो हंसते हुए कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि 9 यिन मिस्टिक आर्ट कल्टीवेट करने वाली लूक अंदर से इतनी शर्मीली निकलेगी। लूक मुश्किल से सांस ले पा रही थी क्योंकि दोनों ने पूरी रात कल्टीवेशन में बिताई थी। बची हुई ताकत से वो कहती है कि ऐसी बातें उसे पता है, लेकिन एक्सायो को इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सायो मुस्कुराकर कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तभी लूक थोड़ा उदास होकर बताती है कि अगले महीने
उसकी शादी होने वाली है। उसके होने वाले पति का नाम लॉन्ग योंगचंग है। ये नाम सुनते ही एक्सायो चौंक जाता है, क्योंकि लॉन्ग योंगचंग ने 30 साल की उम्र से पहले ही नेसेंट सोल रियल्म हासिल कर लिया था। सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट में उसे सुप्रीम जीनियस माना जाता था, और ऐसे लोग 1000 साल में एक बार पैदा होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने खुद अपनी मेहनत से स्वॉर्ड इंटेंट भी समझ ली थी और प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट के सबसे मशहूर एक्सपर्ट्स में से एक था। ये सुनकर एक्सायो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर इतना बड़ा जीनियस जान गया कि उसकी फियांसी किसी और के साथ समय बिता रही है, तो ये सीधे मौत को बुलाने जैसा होगा। लेकिन लूक उसे चिंता न करने के लिए कहती है। वो बताती है कि लॉन्ग योंगचंग जब एक एंशिएंट स्वॉर्ड मैनुअल कल्टिवेट कर रहा था, तब उसके मेरिडियंस डैमेज हो गए थे। उस हादसे के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो सामान्य मैरिटल लाइफ भी नहीं जी सकता। इसलिए जब तक वो खुद किसी को नहीं बताएगी, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। लूक आगे कहती है कि अगर उसे एक्सायो पसंद न होता तो वो कभी भी उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करती। ये सुनकर एक्सायो काफी इमोशनल हो जाता है। वो लूक को किस करके कहता है कि उसका कोर फॉर्मेशन ब्रेक थ्रू बहुत करीब है, इसलिए उन्हें थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए। लूक हंस पड़ती है और कहती है कि एक्सायो सच में कभी नहीं थकता। अगले दिन सुबह सुबह एक्सायो उठता है और सिस्टम को चेक करता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आता है। सिस्टम बताता है कि उसका क्रिम्सन यांग पावर कलेक्ट हो चुका है। रिटर्न के बाद सेक्रेड क्रिम्सन यांग बॉडी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, एक्सायो सफलतापूर्वक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में भी पहुंच गया है। ये देखकर एक्सायो खुद हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि इतने कम समय में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल तक पहुंच जाना किसी सपने जैसा है। अगर उसकी ग्रोथ इसी स्पीड से चलती रही तो जल्द ही उसे टियान टियान और लॉन्ग फैमिली जैसे लोगों से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो लूक को जगाता है और मजाक में पूछता है कि उसकी रिवॉर्ड कहाँ है। पूरी रात कल्टिवेशन करने की वजह से लूक बेहद थकी हुई थी। वो कांपती आवाज में उसे एक पिल देती है और कहती है कि एक्सायो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची। इतना कहकर वो फिर से सोने की कोशिश करने लगती है। एक्सायो पिल को देखकर खुश हो जाता है। उसके पास कुल 10 ओरिजिन नरिशमेंट पिल्स आ चुकी थी। वो सोचता है कि लूक सच में काफी जेनरस है। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो एक ओरिजिन नरिशमेंट पिल लूक को दे देता है। अगले ही पल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बताता है कि उसने ग्रेड 2 ओरिजिन नरिशमेंट पिल डोनेट की है। रिटर्न 30 टाइम्स ट्रिगर हुआ है और रिवॉर्ड में उसे ग्रेड 3 ओरिजिन नरिशमेंट पिल मिली है। लेकिन एक्सायो इस रिजल्ट से ज्यादा खुश नहीं होता। उसके हिसाब से सिर्फ 30 टाइम्स रिटर्न काफी कमजोर था। हालांकि अभी उसके पास 9 पिल्स और बची थी। उसे यकीन था कि 1000 टाइम्स या उससे भी बड़ा रिटर्न जरूर मिलेगा। वो एक और पिल डोनेट करता है। इस बार सिस्टम की रोशनी चमक उठती है और रिटर्न रेट सीधे 3000 टाइम्स ट्रिगर हो जाता है। एक्सायो खुशी से उछल पड़ता है। आखिरकार उसे एक जबरदस्त रिवॉर्ड मिल गया था। इस बार उसे ग्रेड 7 मैरो क्लेंजिंग पिल मिली थी। एक्सायो ध्यान से पिल को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण ट्रेजर नहीं है। ओरिजिन नरिशमेंट पिल की तरह मैरो क्लेंजिंग पिल भी फाउंडेशन को मजबूत बनाती है, लेकिन ये उसका असली इफेक्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कल्टिवेटर की बोन रूट एप्टीट्यूड और टैलेंट को इम्प्रूव करती है। हालांकि एक्सायो का प्योर यांग बॉडी पहले से ही मॉर्टल्स के बीच टॉप लेवल टैलेंट माना जाता था, लेकिन सेक्ट के असली जीनियसेस के सामने उसका टैलेंट कुछ खास नहीं था। अगर उसे और ऊंचे स्तर तक पहुंचना था तो उसे अपने पोटेंशियल की लिमिट बढ़ानी ही पड़ती। ये सोचकर वो तुरंत मैरो क्लेंजिंग पिल निगल लेता है। अगले ही पल उसके शरीर में एक भयानक एनर्जी दौड़ने लगती है। एक्सायो तुरंत बैठकर उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वो खड़ा होता है। तभी लूक नाक सिकोड़ते हुए पूछती है कि उसके शरीर से इतनी अजीब स्मेल क्यों आ रही है। वो उसे तुरंत जाकर नहाने के लिए कहती है। एक्सायो बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ चला जाता है और खुद को साफ करने लगता है, लेकिन लूक को जल्दी ही कुछ अजीब महसूस होता है। वो उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। वो हैरानी से उसके शरीर को देखती है और कहती है कि सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंचने से शरीर में इतनी बड़ी प्यूरिफिकेशन नहीं होती। फिर वो शक करते हुए पूछती है कि क्या उसने कोई दूसरी पिल भी खाई है। एक्सायो के मन में तुरंत ख्याल आता है कि मैरो क्लेंजिंग पिल की बात समझाना काफी मुश्किल होगा। अगर लूक को इसके बारे में पता चल गया तो नई परेशानियां खड़ी हो सकती है। इसलिए वो बात घुमाते हुए कहता है कि शायद ये सब उनके डुअल कल्टिवेशन का असर है। फिर वो लूक को याद दिलाता है कि उसका कोर फॉर्मेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शायद उसे ब्रेक थ्रू के लिए थोड़ा और
और एफर्ट करना चाहिए। लूक उसे घूरते हुए कहती है कि वो सच में एक मेनियक है। वो पहले से ही इतनी थक चुकी है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। क्या एक्सायो दोनों को एग्जॉशन से मारना चाहता है? लेकिन एक्सायो हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है ताकि वो जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके। कई घंटे बाद लूक की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। दूसरी तरफ एक्सायो पूरी तरह फ्रेश दिखाई दे रहा था। वो लूक से विदा लेते हुए कहता है कि वो आराम से ब्रेक थ्रू पर ध्यान दे, क्योंकि अब उसे भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जैसे ही वो वहां से निकलता है, सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बताता है कि लूक ने उसके प्योर यांग पावर का इस्तेमाल किया है और रिटर्न के रूप में उसे 10 टाइम्स रिवॉर्ड मिला है। इससे उसके सेक्रेड क्रिम्सन यांग बॉडी की स्ट्रेंथ में एक और छोटा बूस्ट आ जाता है। उसका पूरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का, तेज और पावरफुल महसूस हो रहा था। अब उसे सिर्फ एक फ्लाइंग स्वॉर्ड की जरूरत थी। एक बार फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल जाए तो वो आसमान में उड़ते हुए पूरी दुनिया की यात्रा कर सकता था। उस रात आउटर सेक्ट मार्केट में एक्सायो एक खास फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदने पहुंचता है। इस स्वॉर्ड का नाम स्टार स्लेयर था। इसे आउटर स्पेस से आए मेटियोरिक आयरन से बनाया गया था और इसके ऊपर स्टार फॉर्मेशन भी एनग्रेव थी। ये स्वॉर्ड स्टार्स की पावर एब्जॉर्ब करके अपनी अटैक पावर बढ़ा सकती थी, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं थी। सिर्फ इस एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के लिए उसे पूरे 30,000 स्पिरिट स्टोन्स देने पड़े। स्वॉर्ड खरीदने के बाद एक्सायो के मन में एक सवाल आता है, अगर वो इसे सिस्टम को डोनेट कर दे तो आखिर उसे कितना मल्टीप्लायर रिटर्न मिलेगा। अचानक कोई उसके सामने आकर उसे स्टैलियन कहकर पुकारता है और कहता है कि आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लिया। उसके सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। एक्सायो म्यू उसे पहचान लेता है। वो नीति था जो आउटर सेक्ट डिसाइपल और चुजिया के सबसे लॉयल एडमायरर्स में से एक था। पहले भी वो कई बार एक्सायो के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन चुजिया हर बार बीच में आकर उसे रोक देती थी। इस समय नीति फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का कल्टिवेटर था और उसके अंदर बुल डीमन ब्लड लाइन विरासत में मिली थी। उसकी ताकत उसी रियल्म के सामान्य ह्यूमन कल्टिवेटर से कहीं अधिक थी। इसलिए एक्सायो सोचता है कि ये उसके नए पावर लेवल को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही अपोनेंट है। नीति गुस्से में एक्सायो की शर्ट पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने सुना है वो फिर से चुजिया से मिला था, क्या ये सच है? एक्सायो उसका हाथ पकड़कर हटाता है और पूछता है कि अगर वे दोनों मिले भी हों तो उससे उसका क्या लेना देना है। ये सुनकर नीति और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो अटैक करने की तैयारी करते हुए कहता है कि आज यही उसकी मौत तय है, लेकिन एक्सायो सिर्फ एक हाथ से उसका हमला रोक देता है और शांत स्वर में कहता है कि माफ करना, लेकिन वो अभी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता क्योंकि उसे अभी चुजिया के साथ काफी मजे करने बाकी है। ये देखकर नीति को एहसास होता है कि एक्सायो भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में पहुंच चुका है। वो तुरंत अपनी पूरी पावर रिलीज कर देता है और कहता है कि सिर्फ ब्रेक थ्रू कर लेने से दोनों एक लेवल के नहीं हो जाते। वो चिल्लाता है कि अब एक्सायो को लॉर्ड नीति की असली ताकत देखने को मिलेगी। एक्सायो मुस्कुराते हुए उसके सभी अटैक्स डॉज करता रहता है और कहता है कि उसकी ताकत तो वाकई प्रभावशाली है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कमजोर है। नीति लगातार हमले करता रहता है और कहता है कि एक्सायो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। इस दौरान एक्सायो सोचता है कि क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी सचमुच अद्भुत है। उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और फिर भी वो आउटर सेक्ट के टॉप 100 डिसाइपल्स में शामिल नीति को आसानी से हैंडल कर पा रहा है। अचानक एक्सायो एक मूव से नीति का बैलेंस बिगाड़ देता है और कहता है कि अब इस तमाशे को खत्म करने का समय आ गया है। इसके बाद वो सीधा एक पंच नीति के चेहरे पर मारता है जिससे वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। नीति के फॉलोअर्स भागकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। साथ ही वे हैरानी से पूछते हैं कि आखिर वो ब्रैट अचानक इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। फिर वे एक्सायो को धमकाते हुए कहते हैं कि उसने बॉस नीति को घायल करने की हिम्मत कैसे की। लगता है वो सेक्ट में उनके फैमिली स्टेटस को भूल गया है। एक्सायो मुस्कुराकर कहता है कि उन्हें उसका ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है और उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। स्वॉर्ड जाकर एक फॉलोअर के सिर के पास रखी लकड़ी में धंस जाती है। वो आदमी डर जाता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। एक्सायो जवाब देता है कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड 30,000 स्पिरिट स्टोन्स की है और बेवकूफ नीति के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए काफी होनी चाहिए। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ग्रेड टू फ्लाइंग स्वॉर्ड डोनेटेड, रिटर्न मल्टीप्लायर 1000x। अगले ही पल एक्सायो को ग्रेड 5 फ्लाइंग स्वॉर्ड मिलती है जिसका नाम हेवनली स्टार टैलिस्मान है। उसे देखकर एक्सायो कहता है कि ग्रेड 5 ज्यादा खास नहीं है, लेकिन अभी के लिए काम चल जाएगा। इसी बीच नीति के 2 सबऑर्डिनेट्स देखते हैं कि एक्सायो की पीठ उनकी तरफ है। वो सोचते हैं कि यही मौका है और चुपके से उस पर अटैक करने निकल पड़ते हैं, लेकिन एक्सायो तुरंत मुड़कर कहता
कहता है कि वो बेवकूफ है और अगर उसने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया तो इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही कोई पीछे से आकर दोनों को जोर से मारकर गिरा देता है। दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि उन पर अटैक किसने किया। एक गुस्से वाली लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि कुछ बेकार लोग पहले खुद अटैक करते हैं और फिर विक्टिम बनने का नाटक करते हैं। वो कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि सबसे पहले अटैक उन्होंने ही किया था। वो लड़की म्यू जूलिंग थी। म्यू जूलिंग एक्सायो के पास आती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि क्या वो बहुत ज्यादा केयरलेस नहीं हो रहा। उसने पहले ही उसे कहा था कि दुश्मनों से निपटते समय उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहिए। दोनों आदमी गुस्से में पूछते हैं कि वो कौन है जो इतनी अकड़ दिखा रही है। क्या उसे पता भी है कि उनका बॉस कौन है? म्यू जूलिंग जोर से कहती है, मेरा नाम म्यू जूलिंग है। जैसे ही दोनों उसका नाम सुनते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत भागने लगते हैं और कहते हैं कि वो इनसेक्ट की सीनियर सिस्टर है, उन्हें यहाँ से भागना होगा। दूसरा आदमी भागते हुए कहता है कि ये सब बॉस नीति की वजह से हुआ था, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। म्यू जूलिंग उन्हें देखकर सोचती है कि वो सिर्फ डरपोक लोग हैं। फिर वो वापस एक्सायो को डांटने लगती है। एक्सायो हैरान होकर पूछता है कि उसने क्या गलत किया। म्यू जूलिंग उसके करीब आकर पूछती है कि क्या वो भूल गया है। उसने पहले ही कहा था कि अगर कोई परेशानी आए तो बस उसका नाम लेना है। वो चिंता करते हुए कहती है कि अच्छा हुआ वो आसपास थी, वरना अगर एक्सायो मर जाता तो वो भविष्य में किससे शादी करती। एक्सायो मन में सोचता है कि जिस दिन से वो सेक्ट में आया है उसी दिन से इस लड़की की नजर उस पर है और इस बार वजह उसका प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूटी और नहीं बल्कि उसकी अच्छी लुक्स है। सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट में म्यू जूलिंग को एक बहुत खतरनाक और निर्दयी लड़की माना जाता है, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उसके अंदर इतना प्यारा और नरम साइड भी है। एक्सायो उससे कहता है कि वो शांत हो जाए क्योंकि उसे मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन म्यू जूलिंग कहती है कि उसका फ्यूचर हस्बैंड कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए उसे उसके साथ चलना होगा। इसके बाद दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। एक्सायो हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड के उड़ना ऐसी टेक्निक थी जिसे सिर्फ कोर फॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर्स ही कर सकते थे। अब एक्सायो के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर म्यू जूलिंग की असली कल्टिवेशन लेवल क्या है। कुछ समय बाद दोनों एक नई जगह पहुंचते हैं और म्यू जूलिंग धीरे धीरे नीचे उतरकर जमीन पर आ जाती है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं एक्सायो वहां मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद यही सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट का सबसे बड़ा सैंक्चुरी है। जूलिंग उसे अंदर आने के लिए कहती है और बताती है कि ये उसका घर है। एक्सायो हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद वो किसी बड़े मास्टर की पर्सनल डिसाइपल होगी। अंदर जाते ही एक्सायो चारों तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ रहती है। जूलिंग बताती है कि जब उसे सच में आराम करना होता है तब वो यहाँ आती है, कुछ बुक्स पढ़ती है और आराम से सोती है, इसलिए वो यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताती। वो सीधे बेड पर लेट जाती है और एक्सायो से पूछती है कि वो वहाँ खड़ा क्या कर रहा है, जल्दी से अंदर आए। एक्सायो उसे कहता है कि वो कोई ट्रिक्स ना करे क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है। ये सुनकर जूलिंग शर्म से लाल हो जाती है और कहती है कि वो कितना शेमलेस वुमेनाइजर है। वो पूछती है कि उसके दिमाग में कैसी बेकार बातें चल रही है। फिर वो कुछ बुक्स उठाकर एक्सायो की तरफ फेंक देती है। जैसे ही एक्सायो उनके टाइटल्स देखता है उसे पता चलता है कि एक बुक ट्रू चैप्टर ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल है और दूसरी वन मिस्टिक हार्ट स्वॉर्ड आर्ट है। वो हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो स्वॉर्ड कंट्रोल कल्टिवेट करना चाहता था। जूलिंग कहती है कि उसने अभी अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में ब्रेक थ्रू किया है और सीधा मार्केट जाकर फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीद ली, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि वो स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहता है। इसके बाद वो एक्सायो को एक स्वॉर्ड देती है और कहती है कि ये भी उसके लिए एक गिफ्ट है। ये एक ग्रेड 4 फ्लाइंग स्वॉर्ड थी जिसका आइस एट्रीब्यूट था और इसका नाम फ्रॉस्ट ब्लेड था। जूलिंग गहरी सांस लेते हुए कहती है कि उसे महसूस हो रहा है कि एक्सायो का अंदर का प्योर यांग हाल ही में काफी रेस्टलेस हो गया है, इसलिए ये स्वॉर्ड उसके अंदर की इविल फायर को दबाने के लिए परफेक्ट है ताकि वो पूरे दिन उन चीजों के बारे में ना सोचता रहे। एक्सायो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वो उसकी बहुत केयर करती है। जूलिंग उससे कहती है कि अगले कुछ दिन वो यही रहे और स्वॉर्ड कंट्रोल पर ध्यान दे, बाकी सारी चीजों का वो खुद ध्यान रखेगी। अब जब एक्सायो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एलएम में पहुंच चुका है तो उसे सर्वेंट डिसाइपल बनने की जरूरत नहीं है। बाद में वो किसी से उसकी जेड टैबलेट अपडेट करवा देगी और उसे आउटर सेक्ट रैंकिंग में डाल दिया जाएगा। एक्सायो ये देखकर हैरान होता है कि वो कितनी सारी चीजें कर सकती है और पूछता है कि आखिर वो है कौन। जूलिंग सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है कि वो वही इंसान है जिससे एक्सायो भविष्य में शादी करेगा। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके जाती है एक्सायो मुस्कुराता है और सोचता है कि ये लड़की सच में आदमी को फ्लर्ट करना अच्छी तरह जानती है, लेकिन अब इन सब बातों को भूलने का समय था क्योंकि इस वक्त उसके लिए स्वॉर्ड कंट्रोल की कल्टिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक्सायो ध्यान लगाकर कल्टिवेशन शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर
में ही थक जाता है। वो सोचता है कि उसने मैरो क्लेंजिंग पिल लेकर अपनी टैलेंट बढ़ा ली थी, फिर भी स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना इतना मुश्किल क्यों है। तब उसे एहसास होता है कि शायद मैरो क्लेंजिंग पिल ने सिर्फ उसका बॉडी इंप्रूव किया है, लेकिन उसकी कंप्रहेंशन नहीं बढ़ाई। वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब क्या करे। उसके पास सिस्टम तो है, लेकिन अगर कंप्रहेंशन की कमी की वजह से कल्टीवेशन में फंस गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसकी नजर पास बैठे एक छोटे जानवर पर पड़ती है। वो सोचता है कि अगर प्योर यांग एनर्जी को डोनेट करने पर रिटर्न मिल सकता है तो नॉलेज देने पर भी सिस्टम से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है और वो छोटे जानवर से कहता है कि वो बहुत बोर्ड दिख रहा है, इसलिए वो उसे थोड़ी मैथमेटिक्स सिखा देता है। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद सिस्टम सामने आता है। होस्ट हैज एनलाइटेंड अ डीमोनिक बीस्ट एंड ट्रांसमिटेड नॉलेज। रिटर्न 100 टाइम्स। होस्ट कॉम्प्रहेंशन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। ये देखकर एक्सायो खुश हो जाता है क्योंकि उसका आइडिया सच में काम कर गया था। कॉम्प्रहेंशन बढ़ने के बाद वो फिर से कल्टीवेशन शुरू करता है और इस बार काफी अच्छा प्रोग्रेस करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जो टेक्निक्स पहले उसके लिए एक रहस्य जैसी थी, अब वो उन्हें तुरंत समझ सकता है। लेकिन वो समझता है कि इस दुनिया में इतनी सी कंप्रहेंशन काफी नहीं है। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते उसे इससे भी ज्यादा चाहिए। फिर वो दोबारा उस छोटे जानवर की तरफ देखता है और उसे उठाकर कहता है कि लगता है उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है। इस बार टीचर उसे जियोमेट्री पढ़ाएगा। वो उस बीस्ट को लगातार पढ़ाता रहता है और सिस्टम हिसाब लगाता है कि होस्ट ने कैलकुलस सिखाया है। रिटर्न 100 टाइम्स। इस बार उसकी कंप्रहेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसकी वर्तमान कल्टीवेशन स्टेज की कंप्रहेंशन लिमिट पूरी हो चुकी है और अभी इसे और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ये देखकर एक्सायो हैरान रह जाता है कि कंप्रहेंशन की भी एक लिमिट होती है। इसका मतलब था कि उसके वर्तमान लेवल पर टेक्निक्स को समझना अब कोई मुश्किल काम नहीं था। वो जल्दी जल्दी कई टेक्निक्स सीखना शुरू करता है, जैसे वज्रा फेस्ट, क्रिम्सन थंडर आर्ट ऑफ शाउन वाइंड और 3 टैलेंट्स 6 डेस्टिनीज डिवाइनेशन। लेकिन वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि ये सारी अनरैंक्ड येलो टेक्निक्स थी जो अब उसके लेवल के हिसाब बस एक काफी बेसिक थी। फिर भी उसने उन सबको याद कर लिया। वो सोचता है कि बाद में इनकी कॉपीज बनाकर दूसरों को देगा तो सिस्टम से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तभी वो छोटा बीस्ट अपने मुंह में एक हड्डी लेकर उसके पास आता है। एक्सायो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता है कि क्या वो सच में उसे ये बोन देना चाहता है। वो बोन को हाथ में लेकर कहता है कि बाद में इससे सूप बना लेगा, लेकिन तभी उसे उस बोन के अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। जब वो उस पर लिखे हुए शब्द पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये क्योटिक डार्क मिस्टिक आर्ट है। एक्सायो फिर से जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा बीस्ट उसे इतनी बड़ी टेक्निक दे देगा। तभी सिस्टम की आवाज आती है, क्योटिक डार्क मिस्टिक आर्ट डिटेक्टेड, ऑटो लर्निंग इन प्रोग्रेस। अचानक एक्सायो के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो खून की उल्टी कर देता है। उसे समझ आता है कि उसकी कंप्रहेंशन पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म की मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस टेक्निक को समझ नहीं पा रहा। इसका मतलब था कि ये शायद अर्थ ग्रेड टेक्निक है या फिर उससे भी ऊपर की हेवनली ग्रेड टेक्निक। इसी समय जूलिंग वापस आती है और एक्सायो की हालत देखकर पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जूलिंग तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है। एक्सायो की हालत खराब देखकर वो कहती है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने शुरुआत में ही उसे इतनी मुश्किल टेक्निक दे दी। एक्सायो समझाने की कोशिश करता है कि असल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जूलिंग कहती है कि कल्टीवेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने कुछ खाना तैयार किया है और पहले उन्हें आराम से खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। उसकी मदद करने के लिए जूलिंग खुद उसे खाना खिलाने लगती है और कहती है कि अपना मुंह खोलो। एक्सायो खाना खा लेता है और सोचता है कि जूलिंग उसके सामने है, इसलिए वो फिर से सिस्टम का फायदा उठा सकता है। वो उस बोन को उठाकर जूलिंग को देता है और कहता है कि वो ये टेक्निक उसे गिफ्ट कर रहा है और देखे कि ये कितनी अच्छी है। जूलिंग हैरान होकर पूछती है कि उसे ये टेक्निक कहाँ से मिली। एक्सायो बताता है कि एक छोटे बीस्ट ने उसे ये दी थी, लेकिन इसका कंटेंट बहुत गहरा है और वो इसे कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसलिए उसने सोचा कि इसे जूलिंग को देना बेहतर होगा। तभी सिस्टम की आवाज आती है, अर्थ ग्रेड टेक्निक क्योटिक डार्क मिस्टिक आर्ट डोनेटेड, रिटर्न 60 टाइम्स। इसके बदले एक्सायो को अपर अर्थ ग्रेड टेक्निक प्योर यांग डार्क मिस्टिक आर्ट मिलती है। इतना ही नहीं, सिस्टम ये भी बताता है कि प्योर यांग डार्क मिस्टिक आर्ट और उसके क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी के बीच बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, इसलिए अगर वो चाहे तो तुरंत दोनों का फ्यूजन शुरू कर सकता है। लेकिन एक्सायो सोचता है कि अभी ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि जूलिंग उसके सामने है। उसे नहीं पता कि ये फ्यूजन कितना समय लेगा और वो जूलिंग को शक नहीं होने देना चाहता। लेकिन अचानक जूलिंग गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है कि उस बेवकूफ कुत्ते ने फिर से
उसकी टेक्निक चुरा ली और लगभग उसके फ्यूचर हस्बैंड का जीवन बर्बाद कर दिया। एक्सायो हैरान होकर पूछता है कि उसका फ्यूचर कैसे बर्बाद हो सकता था। जूलिंग समझाती है कि अच्छा हुआ उसने जबरदस्ती उस टेक्निक की कल्टिवेशन नहीं की, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्योर यांग है, जबकि केओटिक डार्क मिस्टिक आर्ट में केओस एट्रीब्यूट है। दोनों की पावर एक दूसरे के खिलाफ है। अगर वो जबरदस्ती करता तो उसके मेरिडियंस फट सकते थे और वो तुरंत मर जाता। अब एक्सायो को समझ आ जाता है कि वो इस टेक्निक को क्यों नहीं समझ पाया। ये उसकी कम्प्रिहेंशन की कमी नहीं थी, बल्कि टेक्निक और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बीच इनकॉम्पैटिबिलिटी थी। जूलिंग कहती है कि एक्सायो का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खास है और बहुत कम टेक्निक्स उसके साथ मैच करती है, इसलिए उसे कुछ समय चाहिए ताकि वो उसके लिए सही टेक्निक्स ढूंढ सके। तब तक उसे बेसिक टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक्सपीरियंस इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि यही सही रास्ता है। एक्सायो कहता है कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रही है और पूछता है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। जूलिंग मुस्कुराकर कहती है कि क्या उसकी मंशा इतनी भी साफ नहीं है, उसे बस उसके सामने सरेंडर करना है। अगर वो उसका दांव कंपेनियन बन जाता है तो वो सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट में उसे राजा जैसी जिंदगी देने की गारंटी देती है और कोई भी उसके एक बाल को भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहते हुए जूलिंग उसकी गोद में बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक बाहर से एक आवाज आती है। ये बिल्कुल बकवास है। अचानक एक भयानक प्रेशर पूरे घर पर टूट पड़ता है और पूरा घर नष्ट हो जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। एक्सायो आसमान में उड़ रही एक लड़की को देखकर सोचता है कि ये डरावनी और आखिर किसकी है और ये महिला कौन है। जूलिंग उसे देखकर कहती है, मास्टर आप यहाँ क्यों आई है? ये सुनकर एक्सायो हैरान रह जाता है। मास्टर पूछती है कि क्या वो दोनों के मजे में रुकावट डाल रही है। जूलिंग तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि वो ऐसी हिम्मत कभी नहीं कर सकती। उसकी मास्टर उसके पास आती है और कहती है कि जूलिंग उसकी सबसे कीमती डिसाइपल है। उसका हमेशा से इरादा था कि वो उसे अपनी जगह सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट की सेंट बनाए, लेकिन अब देखो वो क्या कर रही है। अपनी कल्टिवेशन को नजरअंदाज करना ही काफी नहीं था। उसने एक सर्वेंट डिसाइपल को अपने कमरे में छुपा रखा है और उसके साथ फ्लर्ट करके समय बिता रही है। ये सुनकर एक्सायो को समझ आता है कि सेक्ट की सेंट जूलिंग की मास्टर है। यही वजह थी कि जूलिंग हमेशा इतने कॉन्फिडेंस के साथ घूमती थी। जूलिंग घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी मास्टर से माफी मांगती है। वो मान लेती है कि उससे गलती हुई है। सेंट एक स्वॉर्ड उठाती है और कहती है कि क्योंकि उसकी डिसाइपल ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए वो उसे एक और मौका देगी। वो स्वॉर्ड जमीन पर फेंक देती है और जूलिंग को आदेश देती है कि वो अपने हाथों से उस सर्वेंट डिसाइपल को खत्म करे और इस भावनात्मक रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दे। उसके बाद वो पर्पल क्लाउड पीक वापस आए और 30 साल तक बंद कल्टिवेशन करे। जूलिंग ऐसा करने से मना कर देती है। वो मास्टर को समझाती है कि इसमें एक्सायो की कोई गलती नहीं है। अगर मास्टर उसे मजबूर करेगी तो उसका दांव हाथ टूट जाएगा और उसकी कल्टिवेशन आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। सेंट गुस्से में पूछती है कि क्या ये उसे धमकी दी जा रही है। इसके बाद वो दोनों पर और ज्यादा प्रेशर डाल देती है। एक्सायो म्यू समझ जाता है कि ये सेंट सच में अपनी ही डिसाइपल को मारने के बारे में सोच रही है। वो बिना सोचे जूलिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो जूलिंग को छूता है, जूलिंग पूछती है कि वो क्या कर रहा है। एक्सायो कहता है कि वो उसके शरीर में मौजूद स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करे। सेंट थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या ये प्योर यांग बॉडी हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसे समझ आता है कि वो गलत थी। असल में एक्सायो ने क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी को जागृत कर लिया है। एक्सायो जूलिंग को संभालने में मदद करता है और कहता है कि सेंट की नजर वाकई बहुत तेज है। सेंट कहती है कि क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी बेहद दुर्लभ है। इसका मतलब है कि जूलिंग ने जिस आदमी को चुना है उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये सुनकर जूलिंग बहुत खुश हो जाती है और मजाक में कहती है कि अगर उसे पहले पता होता कि उसके पास क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी है तो वो उसे बांधकर अपना स्टेपिंग स्टोन बना लेती। तभी सेंट दोनों को गंभीर होकर ध्यान देने के लिए कहती है। जूलिंग माफी मांगते हुए कहती है कि उसने बिना सोचे समझे बेकार की बात बोल दी थी। एक्सायो भी माहौल को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि जूलिंग सिर्फ मजाक कर रही थी। आखिर में सेंट मान जाती है और कहती है कि अपनी डिसाइपल की वजह से वो एक्सायो की जान छोड़ रही है, लेकिन अब उसे आउटर सेक्ट में वापस जाकर अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान देना होगा। जब तक वो नेसेंट सोल रियल्म तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे जूलिंग से मिलने आने की जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद एक्सायो खुद को संभालता है और सोचता है कि वो ताकत सच में बहुत डरावनी थी। अगर सेंट उसे खत्म करना चाहती तो बस एक ख्याल से ही उसकी मौत हो जाती। अब एक्सायो को समझ आ जाता है कि उसे अपनी अभी की ताकत से कई गुना ज्यादा मजबूत बनना होगा। कुछ समय बाद सर्वेंट कोर्टयार्ड में एक्सायो अपने कमरे में आता है और कहता है कि ये सफर काफी खतरनाक था, लेकिन कम से कम उसे अपर अर्थ ग्रेड टेक्निक और ग्रेड 4 फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल गई। वो सिस्टम को फ्यूजन शुरू करने का आदेश देता है और ध्यान लगाता है। जैसे ही एनर्जी उसके शरीर में बहने लगती है, एक्सायो सोचता है कि उसकी
कल्टिवेशन स्पीड बहुत ज्यादा है। शायद प्योर यांग डार्क मिस्टिक आर्ट और क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी का मिला जुला असर ये सब कर रहा है। तभी सिस्टम एक वार्निंग देता है कि आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी नहीं है। इसलिए सिस्टम पूछता है कि क्या वो कल्टिवेशन के लिए अपने स्पिरिट स्टोन्स को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करना चाहता है। एक्सायो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। आखिर उसने इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स आसानी से कमाए थे। सिस्टम फिर से कल्टिवेशन शुरू करता है और एक्सायो खुद को तैयार करता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से भरने लगती है। कुछ समय बाद एक्सायो देखता है कि सिर्फ एक रात में उसके 70,000 स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसी एक रात में वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 3rd स्टेज तक पहुंच चुका था। एक्सायो कहता है कि ये कोई बुरा सौदा नहीं है, लेकिन अब उसका अगला काम दोबारा पैसे कमाने का तरीका ढूंढना है। उसके कुछ करने से पहले ही 3 लोग उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। उन तीनों का लीडर हु चियांग था, जो क्यूआई रिफाइनमेंट के 8th स्टेज का सर्वेंट डिसाइपल था। वो एक्सायो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है चुजिया ने उसे काफी फायदे दिए हैं। वो अपनी ऑरा छोड़ते हुए पूछता है कि क्या एक्सायो उन्हें थोड़ा सम्मान नहीं दिखाएगा। एक्सायो को याद आता है कि हु चियांग अपनी थोड़ी बहुत कल्टिवेशन के दम पर कमजोर लोगों को डराता था और सर्वेंट कोर्टयार्ड में एक तानाशाह की तरह राज करता था। एक बार एक नए सर्वेंट डिसाइपल ने उसे जवाब दे दिया था और उसी रात उसे पीट पीट कर मार दिया गया था। एक्सायो उसे गाली देते हुए कहता है कि वो दूसरों को लूट कर जीता है, इसलिए उसके पास जरूर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स होंगे। ये सुनकर हु चियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके पास कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं, इससे एक्सायो को क्या मतलब। इतना कहकर वो एक्सायो पर अटैक कर देता है और कहता है कि वो मार खाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन एक्सायो आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है और कहता है कि उसकी स्पीड बहुत धीमी है। क्या वो सच में सोचता है कि इतनी बेकार स्पीड से किसी को हिट कर सकता है? इतना बोलकर एक्सायो एक पंच मारता है और कहता है कि अगली बार ध्यान से देखकर सीखना। सिर्फ एक पंच से हु चियांग लगभग बेहोश हो जाता है। उसके साथी घबराकर पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। हु चियांग हैरान होकर पूछता है कि क्या एक्सायो सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में पहुंच चुका है। एक्सायो हंसते हुए कहता है कि क्या ये बात अब तक साफ नहीं हुई। हु चियांग समझ जाता है कि वो अकेला एक्सायो का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दोनों साथियों को बुलाकर कहता है कि खड़े मत रहो और साथ में अटैक करो। दोनों एक्सायो पर अटैक करते हैं, लेकिन एक्सायो फिर से आसानी से उनके सारे अटैक्स डॉज कर देता है। आसपास मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि एक्सायो इतनी जल्दी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक लड़की कहती है कि फिर भी एक्सायो ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। इतने सारे क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टिवेटर्स का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा। वोंग चैन अपने दोस्त की चिंता करते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन एक्सायो सिर्फ एक मूव में दोनों लोगों को दूर फेंक देता है और कहता है कि उसकी नजरों से दूर हो जाओ। तभी हु चियांग अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सायो मुड़कर हंसता है और एक पंच में उसे हवा में उड़ा देता है। हु चियांग फिर भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सायो उसके पास जाकर कहता है कि अपना मुंह बंद रख। इसके बाद वो उसे जमीन में दबा देता है। इस वजह से कोर्टयार्ड के सभी लोग एक्सायो को एक राजा की तरह देखने लगते हैं क्योंकि उसने उन्हें उस निर्दयी तानाशाह से बचा लिया था। एक्सायो हु चियांग के स्पिरिट स्टोन्स उठा लेता है और सबको बुलाकर कहता है कि इस कचरे ने जो स्पिरिट स्टोन्स लोगों से छीने थे, आज वो अपने असली मालिकों के पास वापस जाएंगे। वो सारे स्पिरिट स्टोन्स भीड़ में फेंक देता है और लोग जितना हो सके उतने स्पिरिट स्टोन्स लेने लगते हैं। सभी एक्सायो को लंबी उम्र और अच्छी किस्मत की दुआ देने लगते हैं। तभी सिस्टम बताता है कि एक्सायो ने 9,000 स्पिरिट स्टोन्स गिफ्ट किए हैं और रिटर्न 1,000 गुना मिला है। इस तरह उसे 9 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिल जाते हैं। एक्सायो हंसते हुए सोचता है कि अब काफी लंबे समय तक उसके स्पिरिट स्टोन्स खत्म नहीं होंगे। इसके बाद वो वोंग चैन के पास जाता है और कहता है कि जब से वो सेक्ट में आया है, वोंग चैन हमेशा उसकी मदद करता आया है, इसलिए वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता है। वोंग चैन हैरान होकर पूछता है कि क्या ये क्यूआई रिफाइनमेंट पिल है। वो इसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से इतनी कीमती चीज गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक्सायो उसे रोकते हुए कहता है कि ज्यादा बातें मत करो और इसे निगल लो। वो पिल सीधे उसके दोस्त के मुंह में फेंक देता है। तभी सिस्टम बताता है ग्रेड 1 क्यूआर रिफाइनमेंट पिल गिफ्टेड, रिटर्न 100 टाइम्स। इसके बदले एक्सायो को ग्रेड 2 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल मिल जाती है। वोंग चैन एक्सायो की इतनी तेज तरक्की देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि हु चियांग और नीति के पीछे की ताकतें बिल्कुल छोटी नहीं है, इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि वो जल्दी से आउटर सेक्ट में शामिल हो जाए और कोई ताकतवर मास्टर ढूंढ ले। एक्सायो कहता है कि यही उसका प्लान है। कुछ समय बाद आउटर सेक्ट मैनेजमेंट हॉल के अंदर आउटर सेक्ट मैनेजर जैंग डिंगकुन
एक बड़े कॉल्ड्रन में कुछ तैयार कर रहा था। एक्सायो हॉल में जाता है और मैनेजर को नमस्ते करता है, लेकिन एक्सायो की मौजूदगी से डिंकुन का ध्यान भटक जाता है और वो फायर की मात्रा गलत कर देता है, जिससे एक एक्सप्लोजन हो जाता है। डिंकुन गुस्से में कहता है कि ये सब एक्सायो की गलती है क्योंकि उसने उसकी स्पिरिचुअल स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया। अब उसकी पूरी एक फर्नेस वायलेट क्यूआई पिल्स बर्बाद हो गई है और वो एक्सायो को तुरंत वहां से चले जाने का आदेश देता है। लेकिन एक्सायो मन ही मन सोचता है कि मैनेजर ने जानबूझकर पिल्स खराब की है। हीट को देखकर वो समझ जाता है कि वो असली कीमती वायलेट क्यूआई पिल्स बना ही नहीं रहा था, तो फिर वो बिना वजह उसके लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहा है। इसका मतलब साफ था कि पीछे कोई और खेल खेल रहा है। डिंकुन फिर से घमंड से पूछता है कि वो अभी तक वहाँ खड़ा क्यों है। उसने कहा था कि वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। एक्सायो कहता है कि मैनेजर को इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। वो अपनी गलती की भरपाई के लिए 50,000 स्पिरिट स्टोन्स देने की बात करता है। जैसे ही डिंकुन स्पिरिट स्टोन्स की बात सुनता है, उसका पूरा रवैया बदल जाता है। वो एक्सायो को लिटिल ब्रदर कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या वो आउटर सेक्ट डिसाइपल की जेड टैबलेट लेने आया है। वो कहता है कि वो अभी सब काम कर देगा। एक्सायो उसके तेज काम के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। वो पूछता है कि आखिर कौन है जो उसे आउटर सेक्ट डिसाइपल बनने से रोक रहा है। डिंकुन कहता है कि वो सिर्फ पैसे लेकर समस्याएं हल करता है, किसी का राज खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। एक्सायो समझ जाता है कि वो सीधा जवाब नहीं देगा, इसलिए वो पूछता है कि अगर गलती से कुछ और स्पिरिट स्टोन्स उसके पास आ जाए तो क्या होगा। डिंकुन उसे पास बुलाता है और जमीन पर एक फॉक्स बनाता है। इसे देखते ही एक्सायो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये बेवकूफ चुजिया है जो उसकी राह में रुकावट डाल रही है। आउटर सेक्ट में चुजिया का स्टेटस बहुत ऊंचा है। उसके जासूस हर जगह मौजूद है और अगर एक्सायो लापरवाही से घूमता रहा तो देरसवेर वो फिर से चुजिया के हाथ लग जाएगा। एक्सायो उसे वार्निंग के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन डिंकुन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं बताया। सारा काम खत्म होने के बाद एक्सायो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सोचता है कि उसे लुची के पास जाना चाहिए। शायद वो कुछ समय के लिए उसके घर में छिप सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचता है, वो दो आदमियों को बाहर निकलते हुए देखता है। उनमें से एक था लॉन्ग टियानशंग, सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट के प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट का 5वें स्थान वाला जीनियस और लुची का होने वाला पति। उसके साथ सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट का 12th एल्डर लू हैकोम भी मौजूद था। एल्डर हंसते हुए कहता है कि अब जब लुची आखिरकार कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गई है तो शायद अब दोनों की शादी के बारे में बात करने का समय आ गया है। लॉन्ग टियानशंग खुश होकर कहता है कि इस साल की ग्रेट हंटिंग कंपटीशन में पहला स्थान जीतने के बाद वो लुची से शादी करेगा और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेगा। ये सब छुपकर देख रहा एक्सायो चिढ़ जाता है और सोचता है कि ये सिर्फ वो बेकार लॉन्ग टियानशंग ही है। उनके जाने के बाद एक्सायो दरवाजे पर जाकर पूछता है कि क्या लुची अंदर है। लुची एक्सायो को कर खुश हो जाती है और उसे अंदर बुला लेती है। एक्सायो पूछता है कि क्या लॉन्ग टियानशंग फिर से शादी की बात करने आया था। ये सुनकर लुची परेशान हो जाती है और एक्सायो से कहती है कि उसके सामने उस आदमी का नाम मत लिया करो क्योंकि वो उसका नाम तक सुनना नहीं चाहती। वो एक्सायो को गले लगाकर बात बदल देती है और पूछती है कि वो अचानक यहाँ क्यों आया है। एक्सायो कहता है कि ये सब उस घटिया फॉक्स चुजिया की वजह से हुआ है क्योंकि वो आउटर सेक्ट में उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। लुची कहती है कि वो आखिरकार कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुकी है और जैसे ही कुछ दिनों में उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह स्टेबल हो जाएगी, वो चुजिया को चैलेंज करेगी। वो एक्सायो का धन्यवाद करती है क्योंकि उसकी मदद के बिना वो इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके बाद वो एक्सायो के ऊपर झुक जाती है। एक्सायो कहता है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो वो अपनी ब्लेजिंग यांग एनर्जी को रोक नहीं पाएगा। लुची मुस्कुराकर पूछती है कि किसने कहा कि उसे खुद को रोकना चाहिए। वो अपने कपड़े फाड़ देती है और कहती है कि वो चाहती है कि एक्सायो अभी उसकी कल्टीवेशन में मदद करे। दोनों कल्टीवेशन शुरू करते हैं और अगले दिन लुची फिर से पूरी तरह थक जाती है। सिस्टम बताता है कि एक्सायो की ब्लेजिंग यांग एनर्जी इस्तेमाल की गई है, इसलिए 50 टाइम्स रिटर्न एक्टिवेट हुआ है और उसकी ब्लेजिंग यांग एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है। एक्सायो हैरान होकर पूछता है कि रिटर्न इतना कम क्यों मिला। सिस्टम समझाता है कि लुची कई बार उससे एनर्जी ले चुकी है, इसलिए रिटर्न मल्टीप्लायर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक्सायो समझ जाता है कि अगर वो बार बार एक ही इंसान में अपना समय लगाएगा तो मल्टीप्लायर और कम होता जाएगा, इसलिए शायद उसे और कल्टिवेटर्स के साथ कल्टिवेशन करनी होगी ताकि सिस्टम का रिवॉर्ड रेट बढ़ सके। इसका मतलब था कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन अभी इन सब बातों को सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी मजबूत बनना था। वो फिर से कल्टिवेशन शुरू करता है और जल्दी ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 4th स्टेज तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके स्पिरिट स्टोन्स बहुत तेजी से खत्म होने लगते हैं और वो मुश्किल से 5th स्टेज तक पहुंच पाता है। उसे समझ आता है कि उसका सेक्रेट बॉडी
बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खा रहा है, इसलिए उसे और स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा करने होंगे। अचानक उसे बाहर एक परछाई दिखाई देती है। वो खिड़की खोलकर पूछता है कि वहाँ कौन है, लेकिन सामने सेंट को देखकर वो चौंक जाता है। सेंट अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसका नाम एनजिक्शन है और अब से वो उसे इसी नाम से बुला सकता है। एक्सायो पूछता है कि इतनी बड़ी हस्ती सिर्फ उससे मिलने क्यों आई है। जिक्शन लगातार उसे देखती रहती है और उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी प्योर यांग एनर्जी चाहिए ताकि मैं अपनी कल्टिवेशन में उसका इस्तेमाल कर सकूं। एक्सायो उसे पीछे हटाते हुए पूरे सम्मान के साथ कहता है कि उसे इन चीजों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उसके लेवल की टेक्निक्स को आगे के स्टेजेस में आगे बढ़ने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं होगी। जिक्शन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक्सायो बहुत बदतमीज हो गया है। वो अपनी पावर से उसे बेड पर धकेल देती है। एक्सायो उस भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से हिल भी नहीं पाता। सेंट कहती है कि अब बेकार बातों का समय नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। एक्सायो कहता है कि जब वो इतनी प्यार और विनम्रता से पूछ रही है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि अभी मान जाना ही बेहतर है और अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये महिला भी उसके हाथ में होगी। वो जिक्शन को देखकर पूछता है कि उसे कौन सा तरीका पसंद है ताकि उनकी कल्टिवेशन का रिजल्ट सबसे अच्छा है। ये सवाल सुनकर जिक्शन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि उसे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। वो एक पोर्टल खोलती है और दोनों को पर्पल हेवन ग्रोटो में ले जाती है। वो कहती है कि उसके पीछे आए, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ वो अकेले कल्टिवेशन करती है और यहाँ कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। एक्सायो तैयारी करने लगता है, लेकिन सेंट शर्माते हुए पूछती है कि वो क्या कर रहा है। एक्सायो कहता है कि वो उसकी कल्टिवेशन में पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। जिक्शन समझाती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास अपना अलग तरीका है। एक्सायो हंसकर कहता है कि अब वो समझ गया है कि यंग लेडी खुद कंट्रोल लेना पसंद करती है। जिक्शन उसका मुंह बंद कर देती है और उसे बांध देती है। वो कहती है कि अपनी आंखें बंद रखे और चुप रहे, क्योंकि इसी तरह वो उसकी कल्टिवेशन में मदद कर पाएगा। वो उसे साफ होने के लिए एक गर्म पानी वाले स्प्रिंग में भेजती है और एक्सायो उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद एक्सायो को एहसास होता है कि सेंट के तरीके सच में काफी अलग है। फिर उसे बेड पर धक्का दे देती है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती है और वो पूछता है कि सेंट कहाँ है। सफेद और गुलाबी कपड़ों वाली लड़की का नाम अनले था और दूसरी सफेद और नीले कपड़ों वाली लड़की का नाम एन युअन युअन था। दोनों उससे पूछती है कि क्या वो उन्हें सुंदर नहीं समझता। युअन युअन बताती है कि वे दोनों उनकी मास्टर द्वारा बनाई गई पपेट्स है और उनका काम एक्सायो की क्रिम्सन यांग पावर को एब्जॉर्ब करना है। अनले चेतावनी देती है कि एक्सायो को पूरा सहयोग करना होगा क्योंकि उनका काम ज्यादा समय नहीं लेगा। एक्सायो को लगता है कि उसकी ताकत को कम समझा जा रहा है। वो कहता है कि उसकी क्रिम्सन यांग पावर को इतनी आसानी से लेना संभव नहीं है। एक्सायो युअन को बेड पर धकेल कर कहता है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। उसकी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है उसके साथ आराम से पेश आए। एक्सायो गुस्से से उसकी आंखों में देखता है और युअन उसका हाथ छोड़ देती है। फिर बस चिल्लाने की आवाजें आती है। कुछ घंटों बाद सेन दूर से ये सब देख रही होती है और सोचती है वो मॉन्स्टर कितने घंटे और करेगा। आखिरकार सब खत्म हो जाता है और दोनों पपेट्स पूरी तरह थक जाती है। एक्सायो गर्म स्प्रिंग में बैठकर सोचता है कि ये जगह उसकी क्रिम्सन यांग पावर को वापस भरने में बहुत मदद कर रही है। दोनों पपेट ढंग से चल नहीं पा रही होती है। सेंट के पास जाकर माफी मांगती है और कहती है कि एक्सायो का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें उम्मीद से ज्यादा समय लगा। जिक्शन थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है कि उसने सब कुछ देखा था और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वो उन्हें क्रिम्सन यांग फ्लूइड छोड़कर अपनी हालत ठीक करने के लिए भेज देती है। जब एक्सायो कपड़े पहन रहा होता है तो सेंट उसके पास आती है और वो पूछता है कि उसने कैसा काम किया। जिक्शन कहती है कि उसका प्रदर्शन ठीक ठाक था। इसके बाद वो एक्सायो को उसका रिवॉर्ड देती है। एक्सायो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और 4 बॉटल्स सुप्रीम ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स मिलती है। वो जिक्शन का धन्यवाद करता है और कहता है कि एक सेंट से ऐसी ही दरियादिली की उम्मीद की जाती है। जिक्शन पूछती है कि वो अभी तक वहाँ खड़ा क्यों है और कहती है कि अब वो जा सकता है, लेकिन एक्सायो कहता है कि अगर उसे सच में उसकी क्रिम्सन यांग पावर चाहिए तो दोनों सीधे डुअल कल्टिवेशन करें तो उसका इफेक्ट और भी बेहतर होगा। ये सुनकर जिक्शन शर्मिंदा हो जाती है और तुरंत गेट खोलकर उसे वापस भेज देती है। वो कहती है कि अभी वो उसका चेहरा और नहीं देखना चाहती। कुछ ही पल में एक्सायो वापस लुची के घर पहुंच जाता है। ये देखकर एक्सायो समझ जाता है कि सेंट की टेक्निक्स सच में बहुत रहस्यमयी और समझ से बाहर है।
तभी सिस्टम बताता है कि एक्सायो ने जिक्शुन को बहुत ज्यादा क्रिम्सन यांग पावर दी है, जिसकी वजह से उसका क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। एक्सायो तुरंत उस नई एनर्जी को रिफाइन करता है और खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सोच सही निकली। अलग अलग लोगों के साथ कल्टिवेशन करने पर सिस्टम से ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, जब तक महान सेंट जिक्शुन को उसकी क्रिम्सन यांग पावर की जरूरत है तब तक सेक्ट में उसकी जगह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसी दौरान पर्पल हेवन में सेंट एक्सायो के क्रिम्सन यांग फ्लूइड को एक प्लेट में रखकर उसे देख रही होती है। वो सोचती है कि उम्मीद है उस लड़के का ये फ्लूइड उसे निराश नहीं करेगा। उसे वो सारी बातें याद आने लगती है जो उसने अपनी आंखों के सामने देखी थी, लेकिन वो तुरंत अपने विचारों को रोक देती है और एक्सायो को सिर्फ एक कल्टिवेशन वेसल मानती है ताकि वो उसकी कल्टिवेशन में कोई रुकावट ना बने। एंड युअन युअन और उसकी बहन अनले ये सब देख रही थी। युअन युअन कहती है कि लगता है मास्टर सच में कल्टिवेशन करते समय थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। अनले सोचती है कि कहीं एक्सायो के क्रिम्सन यांग फ्लूइड का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगले दिन लूची जागती है और एक्सायो को कल्टिवेशन करते हुए देखती है। वो उसके पास जाकर कहती है कि वो सुबह सुबह उठकर कल्टिवेशन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पहले से ज्यादा मेहनती हो गया है। एक्सायो कहता है कि उसे अचानक ब्रेक थ्रू करने का एक छोटा सा एहसास हुआ है। लूची फिर से उसके ऊपर झुक जाती है और कहती है कि अब जब उसका रियल्म बढ़ चुका है तो वो उसके साथ पाथ टू हेवन को चैलेंज कर सकता है। पाथ टू हेवन सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट का एक प्राचीन सीक्रेट रियल्म है। इसमें कुल 12 लेवल्स है। आमतौर पर जो भी तीसरे लेवल तक पहुंच जाता है वो आउटर सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट के टॉप 100 में आने के योग्य माना जाता है, क्योंकि तीसरे लेवल से गोल्डन कोर रियल्म के शक्तिशाली डीमंस दिखाई देने लगते हैं। लूची बताती है कि चुजिया आउटर सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट में 9वें स्थान पर है और वो चौथे लेवल में एक इंसेंस स्टिक जलने जितना समय तक टिक सकती है। एक्सायो कहता है कि उसे उसके लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। लूची समझाती है कि वो ये सब सिर्फ एक्सायो के लिए नहीं कर रही बल्कि अपने लिए भी कर रही है। हर कोई कहता है कि वो घटिया फॉक्स चुजिया आउटर सेक्ट की सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली कल्टिवेटर है, लेकिन लूची इस बात को नहीं मानती। वो देखना चाहती है कि आखिर इस दुनिया में अंत में इंसान जीतेंगे या डीमंस। एक्सायो सोचता है कि भले ही सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट इंसानों और डीमंस को बराबर मानता है, फिर भी दोनों के बीच फर्क है और उनके झगड़े कभी खत्म नहीं होते। एक्सायो आखिरकार मान जाता है और कहता है कि अब जब वो भी आउटर सेक्ट डिसाइपल बन चुका है तो दोनों साथ जा सकते हैं। लूची मुस्कुराकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं कुछ लोग बाहर निकलते हैं। एक आदमी निराश होकर कहता है कि वो फिर से फेल हो गया क्योंकि पाथ टू हेवन के तीसरे लेवल के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। बाकी युवा कल्टिवेटर सोचते हैं कि आखिर वो जीनियसेस इस लेवल को कैसे पार कर लेते हैं। तभी एक मोटा लड़का कहता है कि इसी वजह से उन्हें प्राइड ऑफ हेवन कहा जाता है। फिर सभी नीति को देखकर झुक जाते हैं और कहते हैं कि वो बहुत कमाल का है क्योंकि इस बार पाथ टू हेवन को चैलेंज करने के बाद उसकी रैंकिंग 47 तक पहुंच गई है और इस स्पीड से वो जरूर टॉप 10 में पहुंच जाएगा। नीति हंसते हुए कहता है कि ये सब उसके टैलेंट और मेहनत का नतीजा है। हालांकि उसकी असली रैंकिंग अभी प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट में 79वीं थी, लेकिन तभी उसकी नजर बगल में खड़ी चुजिया पर पड़ती है जो काफी नाराज दिख रही थी। वो चिल्लाकर कहती है कि वो ये ना भूले कि उसकी कल्टिवेशन बढ़ाने में उसी ने मदद की है, इसलिए उसे जल्दी से वो काम पूरा करना होगा जो उसने उसे दिया है। नीति तुरंत कहता है कि वो अभी ये काम करेगा। वो लूची के पास जाता है और कहता है कि क्या वो उस सुंदर लड़के के साथ पाथ टू हेवन चढ़ने वाली है जो दूसरों पर निर्भर होकर जीता है। लूची उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या एक्सायो सिर्फ एक सुंदर लड़का है, क्योंकि उसने सुना है कि उसी सुंदर लड़के ने उसे बुरी तरह हराया था। ये सुनकर नीति गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक्सायो ने उस समय क्योस का फायदा उठाकर उसे सरप्राइज कर दिया था। एक्सायो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कहता है कि एक हारा हुआ इंसान इतना शोर नहीं मचाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी पाथ टू हेवन को चैलेंज करना है। नीति इतना गुस्सा हो जाता है कि वो एक्सायो पर अटैक करने दौड़ता है, लेकिन एक्सायो आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है और लूची की रक्षा करता है। नीति जमीन पर एक टोकन फेंकता है और एक सर्कल बन जाता है। वो कहता है कि आउटर सेक्ट डिसाइपल नीति ने उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज किया है और अब उसे एक्सेप्ट या रिफ्यूज करना होगा। उस बैरियर के बनने के बाद कोई और अंदर नहीं जा सकता। लूची एक्सायो से कहती है कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करे क्योंकि नीति की कल्टिवेशन बहुत बढ़ चुकी है। वो कहती है कि उसे उसकी बातों में आकर अपना दिमाग नहीं खोना चाहिए। एक्सायो उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहा है। एक्सायो अपने अपोनेंट की तरफ चलता है और कहता है कि वो इस ड्यूअल को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है।
नीति मान जाता है और कहता है कि अगर वो हार गया तो एक्सायो की ग्रेड टू फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे वापस कर देगा। एक्सायो कहता है कि ठीक है, तो फिर वो अपनी उंगली में पहनी स्टोरेज रिंग को दाव पर लगाएगा। चैलेंज कंफर्म हो जाता है और पूरे मैदान में हलचल मच जाती है। सभी लोग कहते हैं कि नीति उस सुंदर लड़के से लड़ रहा है जो पहले सर्वेंट कोर्टयार्ड में रहता था। साथ ही ये बात भी फैल जाती है कि एक्सायो के पास प्योर यांग बॉडी है और 9 यिन डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस करने वाली आउटर सेक्ट की कई कल्टिवेटर्स उसके साथ रह चुकी है। ये सुनकर लुची को जलन और गुस्सा दोनों आने लगते हैं। चुजिया इस मौके का फायदा उठाती है और उसे और ज्यादा भड़काते हुए कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि जब भी वो एक्सायो की एसेंस लेती थी तो वो इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता था। अब उसे समझ आया कि उसकी वजह लुची जैसी लवर थी, लेकिन उसके हिसाब से ये अच्छी बात है क्योंकि जो पक्षी उड़कर भागने की कोशिश करता है उसका सबसे अच्छा अंत उसके अपने हाथों से खत्म होना ही है। वो नीति को आदेश देती है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे और एक्सायो की जान या मौत की चिंता ना करे क्योंकि उसे वो मौका बर्बाद नहीं करना चाहिए जो उसने उसे दिया है। नीति आत्मविश्वास से कहता है कि वो उसे कभी निराश नहीं करेगा। इतना कहकर वो अपनी पूरी शक्ति रिलीज करता है और एक्सायो की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लुची चिंता में आकर एक्सायो से कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन नीति अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करता है जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये शैडो स्टेप्स है। नीति पहले से ही अपनी ताकत के लिए मशहूर था और अब जब उसने शैडो स्टेप्स को भी सीख लिया है तो उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। सब कहते हैं कि यही तो प्राइड ऑफ हेवन के टॉप 100 कल्टिवेटर से उम्मीद की जाती है। उन्हें लगता है कि अब एक्सायो का खेल खत्म हो चुका है और शायद ये सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट के इतिहास का सबसे तेज ड्यूल बनने वाला है। चुजिया सिर्फ हंसती है और कहती है कि कितना अफसोस है, अगर एक्सायो उसका आज्ञाकारी छोटा कुत्ता बनकर रहता तो शायद कुछ समय और जी सकता था। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है उसे आसपास के लोगों की हैरानी भरी आवाजें सुनाई देती है। लोग पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, क्या एक्सायो ने सच में उस अटैक को रोक दिया? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक्सायो बड़ी आसानी से नीति के सींग पकड़कर उसे रोक चुका था। वो बेवकूफ बैल हैरानी से पूछता है कि ये कैसे संभव है। एक्सायो उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो खाना खाना भूल गया था। अगर उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत है तो ये लड़ाई बिल्कुल मजेदार नहीं होगी। चुजिया गुस्से में नीति से कहती है कि बेवकूफ बनना बंद करे और तुरंत वो पिल खा ले जो उसने उसे दी थी। नीति बिना कोई सवाल किए पिल खा लेता है और कहता है कि एक्सायो ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। जैसे ही वो पिल को निगलता है उसके शरीर से भयानक एनर्जी निकलने लगती है। नीति कहता है कि अब वो उसे अपना सबसे ताकतवर रूप दिखाएगा। अगले ही पल उसकी बुल डीमन फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है। एक्सायो हैरान होकर देखता है कि नीति सच में एक विशाल बैल के रूप में बदल चुका है। लुची गुस्से में चुजिया से कहती है कि वो बहुत नीच है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ड्यूल में नीति की चीटिंग करने में मदद की, लेकिन चुजिया हंसते हुए कहती है कि इसे चीटिंग कैसे कहा जा सकता है। ये डीमन स्पिरिट पिल है जो कुछ समय के लिए डीमन ब्लड लाइन की पावर को जगाती है। ये शक्ति पहले से ही उसके अंदर मौजूद थी, पिल ने बस उसे बाहर निकाला है। नी यूटीआई अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि इस बार वो सैवेज बुल इम्पैक्ट से एक्सायो के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दर्शक हैरान हो जाते हैं क्योंकि नीति की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसकी मूवमेंट्स भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन एक्सायो के लिए वो अभी भी बहुत धीमा था। एक्सायो आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उसके हाथ पर एक छोटा सा घाव बन जाता है। उसे समझ आता है कि नीति ने उसे छुआ तक नहीं था, सिर्फ उसकी हवा के प्रेशर से ये चोट लगी थी। नीति दीवार से टकराता है जिससे पूरा गेट हिल जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी ताकत सच में बहुत डरावनी है। नीति फिर से संभलता है और कहता है कि इस बार एक्सायो बच नहीं पाएगा, लेकिन एक्सायो का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके अपोनेंट के पास ताकत तो काफी है, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। एक ही अटैक में एक्सायो नीति का सींग तोड़ देता है और एक सीधा पंच उसके चेहरे पर मारता है। नीति दूर जाकर जोर से गिरता है। चुजिया पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि एक्सायो ने डीमन फॉर्म वाले नीति को सिर्फ एक अटैक में हरा दिया। वो सोचने लगती है कि क्या प्योर यांग बॉडी सच में इतनी ताकतवर होती है। और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचने के बाद एक्सायो के पंच की ताकत नीति से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। लुची खुशी से एक्सायो को गले लगा लेती है और कहती है कि वो सच में कमाल का है। लगता है उसने उसकी असली ताकत को कम समझ लिया था। एक्सायो उससे कहता है कि थोड़ा शांत रहें क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। दूसरी तरफ चुजिया गुस्से में नीति को बेकार कचरा कहती है और अपने लोगों को आदेश देती है कि उसे यहाँ से लेकर जाएं। लेकिन एक्सायो
उन्हें रुकने के लिए कहता है। तीनों लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने उनके बॉस को पहले ही हरा दिया है, अब उसे और क्या चाहिए। एक्सायो स्पिरिट स्टोन्स की एक थैली निकालता है और कहता है कि वो एक बहुत समझदार इंसान है। उस थैली में 10,000 स्पिरिट स्टोन्स थे और वो कहता है कि इसे नीति के मेडिकल एक्सपेंसेस समझ लो। नीति के लोग कहते हैं कि एक्सायो बहुत ज्यादा घमंडी है और वो उनके बॉस की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन आसपास के कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि अगर उन्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन्स मिल जाएं, तो वो भी खुशी से पिट जाएंगे। तभी सिस्टम की आवाज आती है, 10,000 स्पिरिट स्टोन्स डोनेटेड, रिटर्न 100 टाइम्स। इस वजह से एक्सायो को 1,000,000 स्पिरिट स्टोन्स मिल जाते हैं, लेकिन एक्सायो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इस बार उसे सिर्फ 100 टाइम्स रिटर्न मिला था। तभी चुजिया ताली बजाते हुए उसके पास आती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो कहती है कि उसने हमेशा सोचा था कि एक्सायो खास है और अब वो उसे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगी है। अगर एक्सायो अभी वापस उसके पास आ जाए तो वो उसे उसकी हर इच्छा पूरी करके देगी, लेकिन एक्सायो उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि वो उसके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। ये सुनकर चुजिया बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी ऑरा रिलीज कर देती है, लेकिन लुची बीच में आ जाती है और कहती है कि एक्सायो कोई सामान नहीं है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल करके फेंक दे। साथ ही वो वादा करती है कि वो पाथ टू हेवन को चैलेंज करेगी और चुजिया की रैंकिंग को पीछे छोड़ देगी। उसके बाद वो चुजिया को एक सही ड्यूअल में चैलेंज करेगी और एक्सायो को जो भी नुकसान उसने पहुंचाया है उसकी पूरी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। अंदर जाने से पहले एक्सायो लुची को धन्यवाद देता है और कहता है कि उसकी ये बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। लुची हंसकर कहती है कि उसे खुशी है कि एक्सायो को उसकी बातें पसंद आई। इसके बाद दोनों साथ में पाथ टू हेवन को चैलेंज करने के लिए अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़ी चुजिया गुस्से से भर जाती है और कसम खाती है कि वो दोनों को कभी शांति से जीने नहीं देगी। लोग आपस में बात करते हैं कि चुजिया फॉक्स ट्राइब की उभरती हुई प्रतिभा है और आउटर सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट में 9वें स्थान पर है। दूसरी तरफ लुची बारत एल्डर की पोती है। उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है और उसकी सुंदरता भी चुजिया से किसी भी तरह कम नहीं है। फिर भी दोनों खूबसूरत लड़कियां एक्सायो के लिए आपस में लड़ रही थी। इसी बीच सेक्रेड ओरिजिन डिमोनिक सेक्ट की पवित्र भूमि 9 ड्रैगन स्वॉर्ड टूम के अंदर लॉन्ग टियान शंग अपनी बंद कल्टिवेशन कर रहा था। तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड से एक भयानक अटैक करता है जिससे सामने की हर चीज कट जाती है। लेकिन जब वो देखता है कि सामने वाला अभी भी जिंदा है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके सामने न्यू खड़ा था जिसने पहले हुई सारी घटनाएं देखी थी। वो लॉन्ग टियान शंग को बताता है कि आउटर सेक्ट में अफवाह फैली हुई है कि लुची एक सुंदर लड़के के लिए चुजिया से लड़ रही है। उसे डर था कि इससे लॉन्ग टियान शंग की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, इसलिए वो खुद ये खबर देने आया। लेकिन लॉन्ग टियान शंग गुस्से में पूछता है कि क्या उसने उसकी बंद कल्टिवेशन को सिर्फ इतनी छोटी बात के लिए डिस्टर्ब किया है। न्यू डरकर पीछे हट जाता है और माफी मांगकर जाने लगता है, लेकिन लॉन्ग टियान शंग उसे रुकने के लिए कहता है। जैसे ही न्यू पूछता है कि क्या कोई और आदेश है, लॉन्ग टियान शंग अचानक उस पर एक शक्तिशाली अटैक कर देता है। न्यू दूर जाकर गिरता है और घबराकर पूछता है कि उस पर अटैक क्यों किया गया। तब लॉन्ग टियान शंग उसे अपने सीने की तरफ देखने को कहता है। जब न्यू अपने सीने को देखता है तो वहाँ एक खास निशान बन चुका था। लॉन्ग टियान शंग बताता है कि ये उसकी कॉन्डेंस्ड स्वॉर्ड इंटेंट का हिस्सा है। न्यू समझ नहीं पाता तो लॉन्ग टियान शंग कहता है कि इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसी चींटियां होती है जो अपनी औकात भूल जाती है, इसलिए अब न्यू को जाकर उस चींटी को खत्म करना होगा। न्यू महसूस करता है कि उसकी ताकत बढ़ गई है और वो खुशी से लॉन्ग टियान शंग का धन्यवाद करता है। वहीं दूसरी तरफ पाथ टू हेवन में लुची एक्सायो को बताती है कि ये जगह अपने आप रिकॉर्ड करती है कि कोई डिसाइपल कितने फ्लोर्स पार कर सकता है, और क्योंकि ये एक्सायो की पहली बार है इसलिए दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया जाएगा। अलग होने से पहले दोनों थोड़ा शर्माते हैं और लुची एक्सायो को गुड लक के लिए किस करती है। वो उसे सावधान रहने को कहती है, लेकिन एक्सायो मुस्कुराकर कहता है कि यहाँ सावधान रहने की जरूरत उसे नहीं बल्कि लुची को है। इसके बाद एक्सायो अकेले आगे बढ़ता है और उसके सामने कई विशाल डिमोनिक बीस्ट्स आ जाते हैं। सभी एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एक्सायो आसानी से हर अटैक को डॉज कर देता है। उसे हैरानी होती है कि पहले ही फ्लोर पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के डिमोनिक बीस्ट्स हैं, क्योंकि नए आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल होगा। कुछ देर तक मॉन्स्टर्स के अटैक से बचने के बाद एक्सायो कहता है कि अब उसकी बारी है। वो आगे बढ़ता है और अपनी जबरदस्त ताकत से सिर्फ एक ही अटैक में तीनों डिमोनिक बीस्ट्स को हरा देता है। इसके बाद पाथ
टू हेवन घोषणा करता है कि पहला लेवल क्लियर हो गया है और एक्सायो को 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुनना है। एक्सायो की नजर अपर येलो ग्रेड टेक्निक ब्लेजिंग फ्लेम पाम पर पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी समय से ऐसी कॉम्बैट टेक्निक ढूंढ रहा था जो उसके क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी के साथ मैच करे। बिना समय गवाए वो टेक्निक को चुन लेता है और तुरंत उसकी कल्टिवेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो ट्रू सोलर फायर को अपने शरीर के अंदर गाइड करता है। कुछ ही समय में वो टेक्निक को मास्टर कर लेता है और टेस्ट करने के लिए सामने पड़े पत्थरों के ढेर को आसानी से नष्ट कर देता है। फिर वो कहता है कि अब लेवल 2 की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। दूसरी तरफ तीसरे लेवल पर लुची भी पूरी ताकत से लड़ रही थी और जल्दी ही उसने उस स्टेज को क्लियर कर लिया। बाहर लोग रैंकिंग बोर्ड देखकर हैरान थे क्योंकि लुची तीसरा लेवल पार करके टॉप 50 में पहुंच चुकी थी और अब चौथे लेवल में प्रवेश कर रही थी। लोग कहते हैं कि आउटर सेक्ट का नंबर एक जीनियस नलिन चुआंग चौथे लेवल पर पूरे 1 घंटे तक टिक चुका था। अगर लुची कम से कम 15 मिनट तक वहां टिक जाती है तो वो प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट के टॉप 10 में पहुंच जाएगी। लेकिन तभी अचानक रैंकिंग बोर्ड पर एक्सायो का नाम भी दिखाई देता है और सभी हैरान रह जाते हैं। सिर्फ पहला लेवल क्लियर करके एक्सायो टॉप 1000 में पहुंच गया था और उसका समय बेहद अविश्वसनीय था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उसने नीति को हरा दिया था जो तीसरे लेवल तक पहुंच चुका था तो उसके लिए वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखकर चुजिया और ज्यादा गुस्सा होने लगती है और सोचती है कि पिछले कुछ दिनों में एक्सायो और लुची ने काफी डुअल कल्टिवेशन की होगी। तभी अचानक नलिन चुआंग वहां पहुंच जाता है। वो आउटर सेक्ट का नंबर एक जीनियस था और उसके अंदर चिली ब्लड लाइन थी। कई लोग उससे खुश नहीं थे क्योंकि वो बहुत हैंडसम था और उसका घमंड भी किसी सीमा को नहीं जानता था। जब कुछ लोग उसकी बुराई करने लगते हैं तो चुआंग अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट कर देता है और एक ही पल में उन दोनों को हरा देता है। वो चलते हुए कहता है कि उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसके बाद वो चुजिया के पास आता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है उसका छोटा बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया है और वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने आया है। ये सुनकर चुजिया गुस्से से भर जाती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन दोनों की लड़ाई शुरू होने से पहले न्यू वहां आ जाता है और दोनों के हाथ रोक देता है। न्यू इन सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट के टॉप 10 में शामिल था और कोर फॉर्मेशन पी का शक्तिशाली कल्टिवेटर था। चुजिया उसे देखकर पूछती है कि क्या वो अपने कजिन का बदला लेने आया है और उसे 12 एथ एल्डर की पोती के पसंदीदा इंसान के खिलाफ कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए। न्यू अपने सीने पर बना हुआ निशान दिखाता है और कहता है कि इस बार उसके पास सीधे लॉन्ग टियान शंग की अनुमति है, इसलिए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नलिन चुआंग हंसने लगता है और कहता है कि लगता है वो यहाँ बेकार नहीं आया क्योंकि एक नए आउटर सेक्ट डिसाइपल का कोर फॉर्मेशन पी के कल्टिवेटर से सामना होना काफी दिलचस्प होगा। तभी अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक्सायो पहले ही टॉप 200 में पहुंच चुका है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसकी स्पीड किसी की समझ से बाहर थी। दूसरी तरफ पाथ टू हेवन के दूसरे लेवल पर एक्सायो अपनी ब्लेजिंग फ्लेम पाम का इस्तेमाल कर रहा था और बहुत आसानी से सभी डिमोनिक बीस्ट्स को खत्म कर रहा था। पाथ टू हेवन घोषणा करता है कि दूसरा लेवल भी क्लियर हो गया है और अब वो 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुन सकता है। एक्सायो ऑप्शंस को देखकर कहता है कि ब्लेड टेक्निक्स उसके किसी काम की नहीं है और ओरिजिन नरिशमेंट पिल्स उसके लिए सिर्फ कैंडी जैसी है, इसलिए वो आखिरी ऑप्शन चुनता है और ग्रेड टू फ्लाइंग स्वॉर्ड व्हाइट जेड रेडियंस ले लेता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सोचता है कि इस स्वॉर्ड का लेवल इतना कम है कि इसे रखने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए बाद में वो इसे किसी को देकर बेहतर रिटर्न हासिल करेगा। जैसे ही एक्सायो तीसरे लेवल पर पहुंचता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहां बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट्स मौजूद थे। अब उसे समझ आता है कि ज्यादातर आउटर सेक्ट डिसाइपल्स कोर फॉर्मेशन रियल में पहुंचने के बाद ही तीसरा लेवल पार क्यों कर पाते हैं। लेकिन इतनी दूर आने के बाद एक्सायो अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना चाहता था। चाहे वो पास करे या नहीं, वो अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। ब्लेजिंग फ्लेम पाम की मदद से वो कुछ मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स की स्पीड बहुत ज्यादा थी। उसे लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय वो अपने दूसरे पैर से एक मॉन्स्टर पर जोरदार किक मारता है और उसके दांत तोड़ देता है। इतने करीब से अटैक सहने के बाद भी उसके शरीर पर सिर्फ कुछ छोटे स्क्रैचेस आते हैं। ये देखकर एक्सायो क्रिम्सन यांग सेक्रेड बॉडी की शक्ति पर हैरान रह जाता है। मॉन्स्टर्स लगातार अटैक करते रहते हैं, लेकिन अब एक्सायो समझ चुका था कि उसका शरीर लगभग अमर जैसा है, इसलिए वो बिना डर के एक एक करके सभी डिमोनिक बीस्ट्स को खत्म करना शुरू कर देता है। उसकी भयानक फिजिक की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो सच में तीसरा लेवल भी पार कर सकता है। एक्सायो लगातार सामने आने वाले हर दुश्मन को खत्म करता जाता है। उसके कपड़े फट चुके थे और पूरा शरीर खून से भर गया था, लेकिन अचानक उसका शरीर और कपड़े तेजी से रिकवर होने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि क्रिम्सन यांग पावर के लगातार प्रभाव से उसकी बॉडी सिर्फ मजबूत ही नहीं हुई, बल्कि उसकी रिकवरी स्पीड भी
बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शायद अब उसके पास चौथे लेवल का सामना करने की भी ताकत है। पाथ टू हेवन घोषणा करता है कि तीसरा लेवल भी कंप्लीट हो चुका है और एक्सायो को फिर से 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुनना है। एक्सायो जानता था कि पाथ टू हेवन के अंदर मिलने वाली पिल्स और आर्टिफैक्ट्स को अंदर ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर उसे चौथे लेवल को चैलेंज करना है तो उसे नई टेक्निक चुननी होगी। एक्सायो नई टेक्निक की कल्टीवेशन शुरू कर देता है क्योंकि पाथ टू हेवन के अंदर कोई समय सीमा नहीं थी। वो सोचता है कि चौथे लेवल में जाने से पहले इस टेक्निक को मास्टर करना ज्यादा सही होगा। बाहर मौजूद लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं रैंकिंग बोर्ड में कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं क्या, क्योंकि हेवनली असेंशन मैट्रिक्स को सेक्रेड ओरिजिन पेट्रियार्क ने खुद बनाया था और पिछले 8000 सालों में इसने कभी एक भी गलती नहीं की। एक्सायो अब रैंकिंग में 13वें स्थान पर पहुंच चुका था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे बन गया। सिर्फ 15 मिनट में उसने तीसरा लेवल पार कर लिया था। भले ही ये सबसे अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन एक्सायो अभी सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 5th स्टेज में था। कोर फॉर्मेशन रियल्म के कई कल्टिवेटर्स भी तीसरा लेवल इतनी स्पीड से क्लियर नहीं कर सकते थे। चुजिया अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस लड़के को ऐसा कौन सा मौका मिला जिससे वो इतनी तेजी से मजबूत हो गया। तभी न्यूज सभी को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि ये सिर्फ आउटर सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट है। फिर भी सभी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जबकि आउटर सेक्ट उसके हिसाब से बेकार लोगों से भरा हुआ है। इसी दौरान लुची बाहर निकलती है। वो चौथे लेवल पर 15 मिनट तक टिकने में कामयाब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंच गई और चुजिया 10वें स्थान पर चली गई। सभी लोग उसे बधाई देने लगते हैं, लेकिन लुची कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुजिया ताना मारते हुए कहती है कि वो सिर्फ कुछ पोजीशंस ऊपर गई है और अब इतना घमंड कर रही है। लुची जवाब देती है कि हाँ, ये सिर्फ कुछ पोजीशंस थी, लेकिन एक खास फॉक्स से ऊपर जाने के लिए इतनी ही काफी थी। चुजिया कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रैंकिंग नीचे गई है, क्योंकि इनर सेक्ट का न्यू यहाँ कुछ हिसाब बराबर करने आया है, इसलिए लुची एक्सायो को बचा नहीं पाएगी। लुची समझ जाती है कि ये शायद नीति का कजिन है और वो नीति की वजह से यहाँ आया है, लेकिन उसकी नजर लगातार एक्सायो पर टिकी हुई थी। इसी समय पाथ टू हेवन के अंदर एक्सायो अपनी कल्टिवेशन पूरी कर चुका था। वो अपनी आंखें खोलता है और पर्पल लाइटनिंग बाइंड का इस्तेमाल करता है, जिससे एक जबरदस्त इम्पैक्ट पैदा होता है। वो कहता है कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट टेक्निक्स को सीखना सच में मुश्किल होता है और अगर उसकी कंप्रहेंशन इतनी ज्यादा ना होती तो वो आधे घंटे में इसकी बेसिक्स भी नहीं सीख पाता। साथ ही पर्पल लाइटनिंग बाइंड की रेंज काफी बड़ी थी, इसलिए कई दुश्मनों से एक साथ लड़ने के लिए ये टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट थी। एक्सायो खड़ा होता है और कहता है कि उसने काफी आराम कर लिया है और अब समय आ गया है कि चौथे लेवल पर उसका इंतजार कर रहे दुश्मन को देखा जाए। लेकिन जैसे ही एक्सायो चौथे लेवल में एंट्री करता है, वहाँ उसे सिर्फ एक डिमोनिक बीस्ट दिखाई देता है। फिर भी उस एक बीस्ट का प्रेशर बेहद डरावना था। एक्सायो समझ जाता है कि अब उसके पास अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मॉन्स्टर तुरंत अटैक शुरू कर देता है। एक्सायो उसका अटैक डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी और उसे चोट लग जाती है। एक्सायो को एक मौका दिखाई देता है और वो तुरंत ब्लेजिंग फ्लेम पाम का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो डिमोनिक बीस्ट भी बहुत तेज था और आसानी से उस अटैक से बच जाता है। एक्सायो समझ जाता है कि बीस्ट बहुत ज्यादा तेज है। वो तुरंत पर्पल लाइटनिंग बाइंड का उसे करता है और बीस्ट हवा में ही पैरालिसिस हो जाता है। एक्सायो मौका देखकर अपनी सबसे ताकतवर ब्लेजिंग फ्लेम पाम से अटैक करता है, लेकिन बीस्ट हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदलकर उसके अटैक को डॉज कर देता है। अगले ही पल बीस्ट पलटकर अटैक करता है और एक्सायो का एक हाथ अपने मुंह में दबा लेता है। एक्सायो उसे देखकर सोचता है कि शायद यही उसका अंत है और इस बार जीत बीस्ट की होगी, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज आती है कि होस्ट ने खुद को एक फियर्स बीस्ट के खाने के रूप में डोनेट कर दिया है, इसलिए 10,000 टाइम्स रिटर्न एक्टिवेट हो गया है। अचानक एक्सायो के शरीर से एक नया हाथ निकल आता है और उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। उसे ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन मिल जाती है। एक्सायो हैरान हो जाता है कि उसे 10,000 टाइम्स रिटर्न के साथ इतनी बड़ी ब्लड लाइन मिली है। सिस्टम बताता है कि शुरुआत के समय 10,000 रेसेस एक साथ पैदा हुई थी और सभी सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी। उस समय ह्यूमन रेस कमजोर हो गई थी और लगभग खत्म होने वाली थी। तभी इंसानों के बीच कई सुप्रीम एक्सपर्ट्स सामने आए जिन्होंने ह्यूमन रेस के सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी बॉडी और ब्लड लाइन को लिमिट तक पहुंचाकर इतनी भयानक कॉम्बैट पावर हासिल की कि उन्होंने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया और ह्यूमन रेस को बचा लिया। ये सुनकर एक्सायो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि शायद एक दिन वो भी स्टार्स के बीच चलेगा और सभी इन्वेडर्स को खत्म करेगा। ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन मिलने के बाद उसके शरीर से एक बेहद खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। सिर्फ एक अटैक में
वो आधी जगह को तबाह कर देता है, जिससे लेपर्ड जैसा बीस्ट डर जाता है। एक्सायो मुस्कुराकर लेपर्ड से पूछता है कि क्या वो अभी भी खेलना चाहता है। डरने के बावजूद लेपर्ड फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अब एक्सायो को उसकी स्पीड पहले के मुकाबले बहुत धीमी लगती है। वो आसानी से उसके सारे अटैक्स डॉज कर देता है और सिर्फ एक पंच में लेपर्ड को 2 टुकड़ों में काट देता है। पाथ टू हेवन घोषणा करता है कि चौथा लेवल क्लियर हो चुका है और एक्सायो को 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुनना है। उसके सामने ग्रेड 4 विंड पाथ पिल, ग्रेड 4 मैजिक ट्रेजर कोल्ड डेसेंट स्पेयर और मिड लेवल मिस्टिक ग्रेड टेक्निक ग्रेट एक्सपांशन मॉन्यूमेंट हैंड मौजूद थी। एक्सायो कहता है कि तीनों चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चुन सकता है। वो पिल को चुनता है क्योंकि बाहर जाकर वो इसे किसी को गिफ्ट करके बड़ा रिटर्न हासिल कर सकता है। उसे पता था कि उसकी इतनी तेज प्रोग्रेस देखकर बाहर जरूर हंगामा मचा होगा। बाहर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक्सायो की रैंकिंग फिर बदल गई है और अब वो आउटर सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट का नंबर 1 बन चुका है। लुची खुशी से भीग चुकी थी और कहती है कि एक्सायो ने सच में ये कर दिखाया। दूसरी तरफ चुजिया अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हो रहा है। न्यू भी शॉक हो जाता है क्योंकि एक्सायो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 5th स्टेज में होकर भी सबसे ऊपर पहुंच गया था। न्यू सोचता है कि इस लड़के को अभी रास्ते से हटाना होगा, वरना फ्यूचर में कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। एक्सायो 5वें लेवल पर पहुंचता है और वहां मिडिल स्टेज गोल्डन कोर के 5 बड़े डीमंस को देखकर समझ जाता है कि ये उसकी मौजूदा ताकत से बहुत ज्यादा है। वो तुरंत सरेंडर कर देता है और कहता है कि मॉन्स्टर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी लिमिट्स जानता है। लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर फिर भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। एक्सायो उसे शांत रहने के लिए कहता है कि जब उसके पास काफी ताकत होगी तो वो वापस आएगा और उन्हें फिर से चैलेंज करेगा और उसे लगता है कि उस दिन के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही एक्सायो बाहर आता है, बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक्सायो मजाक में पूछता है कि क्या सभी लोग उसे देखने आए हैं। तभी न्यू अपनी पावर रिलीज करता है और एक्सायो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार वो बाहर आ ही गया क्योंकि वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। लुची और चुजिया दोनों उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लुची एक्सायो को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि न्यू इनर सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट का 8वें स्थान का कोर फॉर्मेशन पीक एक्सपर्ट है। चुजिया भी एक्सायो से कहती है कि वो आगे बढ़ जाए क्योंकि वो दोनों मिलकर न्यू को रोक लेंगी। एक्सायो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि लुची का उसकी मदद करना समझ में आता है, लेकिन चुजिया से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चुजिया बताती है कि उसके अपने कारण है। न्यू ये देखकर समझ जाता है कि दोनों लड़कियां एक्सायो की रक्षा इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पीछे मौजूद बड़े लोग पहले ही एक्सायो का टैलेंट देख चुके हैं। इसलिए न्यू फैसला करता है कि एल्डर्स के आने से पहले उसे एक्सायो को खत्म करना होगा। वो दोनों को धक्का देकर अलग कर देता है और कहता है कि वो अपने कजिन का बदला लेने आया है और कोई उसे नहीं रोक सकता। एक्सायो थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है और मुस्कुराकर कहता है कि अभी तो उसका वार्म अप खत्म हुआ है, अब वो कोर फॉर्मेशन पीक कल्टिवेटर की असली ताकत को टेस्ट करेगा। वो ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन एक्टिवेट करके न्यू की तरफ दौड़ पड़ता है और दोनों की टक्कर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 5th स्टेज का इंसान सीधे कोर फॉर्मेशन पीक एक्सपर्ट के अटैक्स को झेल रहा था। इसके अलावा एक्सायो के शरीर से निकलने वाली रोशनी ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन की निशानी थी। एक्सायो सिर्फ एक हाथ से न्यू का पंच रोक देता है और कहता है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स के भरोसे न्यू उसे नहीं हरा सकता। न्यू भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि इस लड़के के अंदर आखिर कितने सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। अब वो समझ चुका था कि वो इसे हल्के में नहीं ले सकता। वो एक्सायो को पीछे धकेलने की कोशिश करता है और दोनों लड़कियां चिल्लाकर एक्सायो को भागने के लिए कहती है। न्यू चिल्लाकर कहता है कि अब एक्सायो उसकी स्वॉर्ड इंटेंट के नीचे मरेगा और उसे इतना लंबा जीने पर खुश होना चाहिए। एक्सायो पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा तेज थी। तभी उसे समझ आ जाता है कि ये लॉन्ग टियान शंग की स्वॉर्ड इंटेंट है। एक्सायो तुरंत अपनी ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन को दोबारा एक्टिवेट करता है और खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देता है। तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लुची जोर से एक्सायो का नाम चिल्लाती है, लेकिन चुजिया उसे बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये नेसेंट सोल कल्टिवेटर की स्वॉर्ड इंटेंट है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में एक्सायो शायद अब तक राख बन चुका होगा। चुजिया मन ही मन सोचती है कि अब वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगी और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ न्यू हंसने लगता है और कहता है कि यही होता है जब कोई अपनी औकात भूलकर किसी बड़े इंसान को नाराज करता है। लुची बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी सभी को किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। सब देखते हैं कि एक्सायो का शरीर पूरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। वो पूछता है कि क्या यही उस बच्चे की स्वॉर्ड इंटेंट है, क्योंकि उसके लिए ये कोई खास चीज नहीं है। हालांकि उसका एक हाथ पूरी तरह कट
चुका था। न्यू समझ नहीं पाता कि ये कैसे संभव है, क्योंकि कोई और होता तो पूरी तरह खत्म हो चुका होता। न्यू आगे बढ़ता है और कहता है कि एक्सायो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, इसलिए अब वो सब खत्म कर देगा। लूची उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन न्यू उसे दूर फेंक देता है और रास्ते से हटने के लिए कहता है। जैसे ही वो आखिरी अटैक करने वाला होता है, एक्सायो सोचता है कि उसके शरीर में अब हिलने तक की ताकत नहीं बची, लेकिन तभी एक भयानक प्रेशर न्यू पर गिरता है और उसे जमीन में दबा देता है। न्यू ऊपर देखकर चिल्लाता है कि उसकी राह में आने की हिम्मत किसने की। तभी सेंट जिक्शन सामने आती है और कहती है किसी को इससे कोई परेशानी है। न्यू तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि वो कभी भी उसके किसी फैसले या एक्शन पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि सेंट खुद वहाँ क्यों आई है। सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। जिक्शन एक्सायो को देखकर कहती है कि उसने जो कुछ किया उससे वो सच में हैरान है। एक्सायो आउटर सेक्ट प्राइड ऑफ हेवन लिस्ट में नंबर 1 तक पहुंच गया था। भले ही ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी मौजूदा कल्टिवेशन के साथ वहां तक पहुंचना सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट के पूरे इतिहास में सिर्फ एक्सायो ही कर पाया था। उसकी जबरदस्त रिको वेरी की वजह से एक्सायो लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो हंसकर कहता है कि ये सब सिर्फ उसकी किस्मत थी। तभी जिक्शन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और पूछती है कि क्या वो उसे अपना मास्टर बनाना चाहेगा, लेकिन तभी 3 और एल्डर्स वहां आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कि उन्होंने सुना है आउटर सेक्ट में एक सुप्रीम ह्यूमन जीनियस पैदा हुआ है, इसलिए वो उसे अपनी आंखों से देखने आए हैं। स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि कोई भी उससे मुकाबला करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो 800 सालों से एक ह्यूमन जीनियस डिसाइपल का इंतजार कर रहा था। लेकिन बाकी दोनों एल्डर्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे और कहते हैं कि वो उस लड़के को छोड़ने वाले नहीं है। एक डिसाइपल हैरान होकर पूछता है कि ये बूढ़े लोग कौन है। तब उसका दोस्त बताता है कि ऐसे बात मत करो, क्योंकि ये सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट के ह्यूमन एल्डर्स है। 5वें एल्डर सिलंग जो एक फॉर्मेशन मास्टर है, जिक्शन से बहस करते हुए कहता है कि वो पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। इंसानों के लिए इतने बड़े जीनियस का मिलना आसान नहीं था, इसलिए वो उसे डीमोनिक रेस के हाथों नहीं जाने देंगे। उसकी फॉर्मेशन स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि पूरा सेक्ट उनका सम्मान करता था। 7वें एल्डर फन डॉम भी कहते हैं कि जिक्शन पहले ही जूलिंग को अपने पास ले चुकी है, इसलिए वो इस ह्यूमन जीनियस को भी नहीं ले सकती। भले ही उनकी लड़ने की पावर ज्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन वो एक महान एल्केमी मास्टर थे। 3रे एल्डर दुगु जैन कहते हैं कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में आखिरकार असली चीज ताकत होती है। अगर एक्सायो उन्हें अपना मास्टर चुनता है तो वो उसे ग्रेड 7 या उससे ऊपर के पूरे डिफेंसिव धर्मा ट्रेजर्स देंगे और हेवन एंड अर्थ बैटल आर्ट सिखाएंगे, जिसे मास्टर करने में उन्हें पूरी जिंदगी लग गई थी। इसी टेक्निक की मदद से उन्होंने एंशिएंट फॉरबिडन जोन की गहराइयों तक अपना रास्ता बनाया और इसी वजह से वो 3rd एल्डर बने। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि डीमोनिक सेक्ट में सिर्फ 4 ह्यूमन एल्डर्स थे और उनमें से 3 एक साथ एक्सायो के लिए आ गए थे। एक्सायो का टैलेंट इतना डरावना था कि डायरेक्ट पर्सनल डिसाइपल बनना ही किसी के लिए सपने जैसा था। जिक्शन और तीनों एल्डर्स एक्सायो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी ऑरा रिलीज करके पूछते हैं कि वो किसे अपना मास्टर चुनेगा। एक्सायो मुस्कुराता है और कहता है कि शायद वो सभी को अपना मास्टर चुन सकता है। ये सुनकर तीनों एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। जिक्शन हंसते हुए कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, अब फैसला तीनों एल्डर्स पर है। जो सिलंग थोड़ा चिंतित होकर कहता है कि फॉर्मेशन मास्टर की लिनिएज में बहुत ज्यादा समय लगाकर फॉर्मेशंस की स्टडी करनी पड़ती है। दुगु जैन कहते हैं कि कॉम्बैट पावर बढ़ाने के लिए बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फन डॉम भी कहते हैं कि एल्केमी मास्टर बनने में भी बहुत समय लगता है, इसलिए एक साथ सब पर ध्यान देना लगभग नामुमकिन है। तभी एक्सायो फिर से ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन रिलीज करता है और कहता है कि वो तीनों एल्डर्स की उम्मीदों को कैसे तोड़ सकता है। इसलिए वो सुझाव देता है कि वो हर एल्डर के साथ 3 दिन बिताएगा और उनसे अलग अलग सीखेगा। उसके बाद वो एक टेस्ट देगा और अगर सबसे कम समय में तीनों एल्डर्स की उम्मीदों पर खरा उतर गया तो ये साबित हो जाएगा कि वो तीनों रास्तों को एक साथ संभाल सकता है। ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन को दोबारा देखकर तीनों एल्डर्स एक बार फिर हैरान रह जाते हैं। जिक्शन मान जाती है और कहती है कि फैसला हो गया है। इसके बाद वो न्यू को अपने साथ लेकर चली जाती है और कहती है कि जो कुछ हुआ उसका वो सही जवाब देगी। एक्सायो उसकी हर मदद के लिए धन्यवाद देता है और मन ही मन सोचता है कि सेंट जिक्शन सच में एक अच्छी इंसान है। एक्सायो उसे धन्यवाद देने के लिए जोर से कहता है कि अगर फ्यूचर में जिक्शन को कल्टिवेशन में उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली औरत जैसा महसूस करे। ये सुनकर जिक्शन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि इस बारे में वो बाद में बात करेंगे। तभी सिलंग एक्सायो को पकड़कर कहता है कि अभी बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि उन्हें तुरंत फॉर्मेशन की ट्रेनिंग शुरू करनी है। एक्सायो मान जाता है और लुची
लूची को अलविदा कहता है और उसे लॉन्ग टियान शंग से सावधान रहने के लिए कहता है। लूची भी उसे अलविदा कहती है और कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन उनमें एक इंसान सबसे अलग था। वही कल्टिवेटर था जिसने पहले एक्साइयों को पकड़कर सेक्ट में लाया था। वो पूरी तरह शॉक था और सोच रहा था कि वो लड़का सच में एक पर्सनल डिसाइपल बन गया है। उसे लगता है कि अब उसका डीमोनिक सेक्ट में रहना मुश्किल है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसका पूरा परिवार अभी भी सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट में मौजूद है और उनके लिए भागना नामुमकिन है। एक्साइयो पहले डैक्सिया डायनेस्टी से था और अब डैक्सिया डायनेस्टी पर पड़ोसी ग्रेट जो डायनेस्टी का खतरा मंडरा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो पूरी तरह खत्म होने के करीब पहुंच चुकी थी। वो सोचता है कि अगर उसका परिवार डैक्सिया डायनेस्टी को बचा लेता है तो ये एक्साइयो पर बहुत बड़ा एहसान होगा और शायद एक्साइयो उसके परिवार को माफ कर देगा। ये सोचकर वो उड़ जाता है और कहता है कि ये एक अच्छा प्लान है और उसे तुरंत अपने पिता को पूरी बात बतानी होगी। कुछ समय बाद मिस्टिक फॉर्मेशन पीक में एक्साइयो और सिलंग पहुंचते हैं। सिलंग बताता है कि ये उसका फॉर्मेशन वैली है। इस जगह पर कुल 3270 फॉर्मेशंस फैले हुए हैं और यही सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। सिलंग बताता है कि जब ये फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है तो ये पूरी सेक्ट की सबसे सुरक्षित जगह बन जाती है। एक्साइयो आसपास देखकर पूछता है कि क्या इसका मतलब पाथ टू हेवन के फॉर्मेशंस भी एल्डर सिलंग ने बनाए थे। ये सुनकर सिलंग हैरान हो जाता है और कहता है कि भले ही वो फॉर्मेशन का बड़ा जीनियस है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी वो पाथ टू हेवन जैसी सुप्रीम फॉर्मेशन कभी नहीं बना सकता। वो बताता है कि पाथ टू हेवन को सेक्रेड ओरिजिन पेट्रियार्क ने 8000 साल पहले खुद बनाया था। इसी फॉर्मेशन की वजह से सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट आज तक 10,000 डीमंस की दुनिया में मजबूती से खड़ा है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया है। एक्साइयो को समझ आता है कि पेट्रियार्क कितना ज्यादा खतरनाक था। उसने सुना था कि सेक्ट बनाने के 1000 साल बाद पेट्रियार्क गायब हो गया था और उसे सोचकर हैरानी होती है कि क्या वो मर गया होगा। सिलंग कहता है कि किसी को नहीं पता कि पेट्रियार्क कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने ट्रिब्यूलेशन पार करके ऊपर की दुनिया में एंट्री कर ली, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट मिला था और किसी अनजान पाव ने उसे कैद कर दिया, जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी कहानी सुनकर एक्साइयो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर कौन सी पावर इतनी मजबूत हो सकती है जो पेट्रियार्क जैसे इंसान को दबाकर रख सके। सिलंग कहता है कि अभी एक्साइयो के लिए इन चीजों के बारे में सोचना बहुत जल्दी है और पहले उसे गुफा में जाकर फॉर्मेशन के लिए उसका टैलेंट टेस्ट करना चाहिए। दोनों गुफा के अंदर पहुंचते हैं और तभी एक लड़की बाहर आकर एल्डर मास्टर को नमस्ते करती है। वो सिलंग की डिसाइपल एक्साई यूरोंग थी। वो अपने मास्टर से पूछती है कि वो आज गुफा में क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्साइयो की नजर उसके शरीर के कुछ बड़े हिस्सों पर चली जाती है। यूरोंग समझ जाती है कि एक्साइयो बहुत देर से उसे देख रहा है और एक्साइयो जल्दी से अपनी नजर हटा लेता है। वो मन ही मन सोचता है, सने अभी अभी एक और लड़की के सामने बेइज्जती करा ली है। सिलंग एक्साइयो का परिचय करवाता है और बताता है कि ये उसका नया जूनियर स्टूडेंट है। फिर वो एक्साइयो को बताता है कि यूरोंग की कल्टिवेशन भले ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन डिवाइन पैटर्न्स में उसका टैलेंट बहुत दुर्लभ है और ऐसा जीनियस 100 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है। एक्साइयो विनम्र होकर उसे नमस्ते करता है, लेकिन यूरोंग ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि एक्साइयो ने पहले उसके शरीर की तरफ देखा था। सिलंग दोनों को छोड़कर चला जाता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अभी यूरोंग ही एक्साइयो को फॉर्मेशन टेक्निक्स की बेसिक सिखाएगी। यूरोंग उसे अंदर बुलाती है और एक डिस्क निकालती है। एक्साइयो पूछता है कि ये क्या है। यूरोंग बताती है कि ये डिवाइन पैटर्न डिस्क है और उसे बस इसे पकड़कर अपने माथे के बीच में लगाना है। वो कहती है कि उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से इसे महसूस करने की कोशिश करनी होगी। एक्साइयो ध्यान लगाता है और अचानक उसकी चेतना एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा डिस्क मौजूद था जो अजीब निशानों से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद यूरोंग उसके हाथ से डिस्क वापस ले लेती है और कहती है कि अभी के लिए इतना काफी है और पूछती है कि उसने अभी क्या देखा। एक्साइयो बताता है कि उसने एक बड़ा डिस्क देखा जो अजीब सिंबल से भरा हुआ था। ये सुनकर यूरोंग थोड़ी हैरान होती है। वो पूछती है कि उसने कितने सिंबल्स देखे थे, क्योंकि पहली ही कोशिश में डिवाइन पैटर्न डिस्क को देख पाना बहुत बड़े टैलेंट की निशानी थी। एक्साइयो याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे बिल्कुल सही याद नहीं है, लेकिन शायद उसने लगभग 1000 या उससे ज्यादा सिंबल्स देखे थे। हालांकि वो यकीन से कह सकता है कि ये 2000 से ज्यादा नहीं थे। ये सुनकर यूरोंग पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि पहली बार में उसने खुद सिर्फ कुछ दर्जन डिवाइन पैटर्न्स ही देखे थे। एक्साइयो पूछता है कि क्या वही सिंबल्स डिवाइन पैटर्न्स हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। यूरोंग कहती है कि बिल्कुल सही। इस दुनिया में हेवन और अर्थ की हर चीज
एक नियम के हिसाब से चलती है और उस नियम को बनाए रखने वाले यही डिवाइन पैटर्न्स हैं जो स्पेस के हर कोने में छिपे हुए हैं। यूरोम बताती है कि डिवाइन पैटर्न्स हर जगह मौजूद है और उनकी वैरायटी इतनी ज्यादा है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि दुनिया में कुल कितने तरह के डिवाइन पैटर्न्स हैं। वो बचपन से 30 साल से ज्यादा समय से फॉर्मेशंस की स्टडी कर रही है और ग्रेड 6 फॉर्मेशन मास्टर बनने के बाद भी वो सिर्फ 6700 से थोड़े ज्यादा वेरिएशंस को ही मास्टर कर पाई है। ये सुनकर एक्सायो हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने सच में इतना कुछ सीख लिया है। फिर वो सोचने लगता है कि शायद फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए उसका टैलेंट काफी कम है। ये सुनकर यूरोंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक्सायो बस शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि पहली ही कोशिश में उसने लगभग 2000 डिवाइन पैटर्न्स देख लिए थे। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करती है और कहती है कि अब जब एक्सायो डिवाइन पैटर्न्स को देख सकता है तो अगला कदम उन्हें कंट्रोल करना सीखना है। एक्सायो एक्साइटेड होकर उससे पूछता है कि उसे क्या करना होगा। यूरोंग उसे ध्यान से देखने के लिए कहती है और अचानक दोनों एक अलग सबस्पेस में पहुंच जाते हैं। एक्सायो पूरी तरह हैरान होकर पूछता है कि क्या ये भी कोई फॉर्मेशन है। यूरोंग कहती है कि पूरी तरह नहीं, लेकिन इसे फॉर्मेशन जैसा ही समझा जा सकता है। इसके बाद वो कुछ डिवाइन पैटर्न्स को कंट्रोल करती है और बताती है कि ये उसकी मौजूदा पावर है। डिवाइन पैटर्न डिस्क की मदद से वो पैटर्न्स को बदलकर अलग अलग सीन्स बना सकती है। लेकिन कुछ देर बाद यूरोंग को चक्कर आने लगते हैं। एक्सायो ये देखकर उसके गिरने से पहले उसके तरबूजे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। यूरोंग भारी सांस लेते हुए कहती है कि वो ठीक है, बस डिवाइन पैटर्न्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। वो खुद को संभालती है और कहती है कि एक्सायो को उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो बेहतर महसूस कर रही है। वो समझाती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मेशंस पर उसकी पकड़ अच्छी है, लेकिन उसका टैलेंट और कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है और वो अभी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक पर ही अटकी हुई है। एक्सायो हैरान होकर कहता है कि कोर फॉर्मेशन तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो पूछता है कि क्या ग्रेड 5 ओरिजिन नरिशमेंट पिल भी उसकी समस्या को ठीक नहीं कर सकती। यूरोंग बताती है कि ग्रेड 6 पिल्स भी उस पर काम नहीं करती। उसके एल्डर मास्टर ने बताया था कि जन्म से ही उसका पर्पल मैंशन डैमेज है और उसकी मेरिडियंस सही तरीके से एनर्जी जमा नहीं कर पाती। जब तक उसे ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल नहीं मिलेगी तब तक उसके लिए कोर फॉर्मेशन में एंट्री करना नामुमकिन है। ये सुनकर एक्सायो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यूरोंग से पूछता है कि अगर वो उसके लिए ओरिजिन गैदरिंग पिल ले आए तो बदले में वो उसे क्या देगी। ये सुनकर यूरोंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अगर उसे ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल मिल गई तो वो अपनी सारी चीजें बेच देगी, अपनी सारी बचत निकाल देगी और जो कुछ भी उसके पास है सब एक्सायो को दे देगी। एक्सायो हंसकर कहता है कि उसे भी पता है कि ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ पैसे से खरीदा जा सके। ये सुनकर यूरोंग शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि अगर ये भी काफी नहीं है तो वो खुद को भी उसे दे देगी। ये सुनते ही एक्सायो बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लेता है और डील पक्की कर देता है। यूरोंग को थोड़ा शक होता है और उसे लगता है जैसे एक्सायो ने चालाकी से उसे किसी जाल में फंसा दिया हो। एक्सायो कहता है कि उसके पास कुछ ओरिजिन नरिशमेंट पिल्स है और वो अभी के लिए उसे दे देगा। यूरोंग गहरी सांस लेकर उन पिल्स को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि ये सभी ग्रेड 5 की है, लेकिन अब इनका उस पर कोई असर नहीं होगा। फिर भी वो एक्सायो का धन्यवाद करती है और उसके गिफ्ट को संभाल कर तरबूजों के बीच रख लेती है। जैसे ही वो पिल्स लेती है सिस्टम बताता है कि एक्सायो ने ग्रेड 5 ओरिजिन नरिशमेंट पिल गिफ्ट की है और उसे 200 टाइम्स रिटर्न मिला है। इसकी वजह से उसे ग्रेड 6 नरिशमेंट पिल मिल जाती है। क्योंकि उसने 3 पिल्स दी थी इसलिए 3 अलग अलग रिवॉर्ड्स सामने आते हैं। दूसरा रिवॉर्ड 50 टाइम्स रिटर्न था जिससे उसे ग्रेड 5 हार्ट नरिशमेंट पिल मिलती है। तीसरा रिवॉर्ड 3000 टाइम्स रिटर्न होता है और आखिरकार उसे ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल मिल जाती है। एक्सायो हंसता है और सोचता है कि आखिर वो पिल मिल ही गई और अब लगता है कि उसकी सीनियर भी उसके हाथ से नहीं निकल पाएगी। अचानक जोरदार कंपन और तेज आवाज होने लगती है। एक्सायो घबरा जाता है और पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है। यूरोंग बताती है कि ये माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। वो उंगली चटकाती है और 3 लोग उसके सामने आ जाते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्हें फॉर्मेशन के डैमेज होने की वजह पता चल गई है। उनमें से एक बताता है कि फॉर्मेशन के 3 डैमेज्ड पॉइंट्स इविल बीस्ट्स की वजह से हुए हैं। उस जगह पर इविल एनर्जी की कमजोर लहरें भी मिली है, लेकिन वो इसकी रिपोर्ट सेक्रेड ग्राउंड के कोर को दे चुके हैं और होली सन खुद
इस मामले की जांच करेगा। यूरो उन्हें उनकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए अब वो जाकर आराम कर सकते हैं। तीनों धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। एक्सायो पूछता है कि क्या कोई बड़ी समस्या हो गई है। यूरो कहती है कि ज्यादा गंभीर बात नहीं है, बस कुछ डीमोनिक एक्टिविटी हुई है और सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट में ऐसी चीजें आम है। एक्सायो हैरान होकर पूछता है कि जब ये डीमोनिक सेक्ट खुद एक डीमोनिक फैक्ट्री ऑन है तो इसके अंदर भी इविल एंटिटीज परेशानी क्यों पैदा करती है। यूरो समझाती है कि प्राचीन समय से जीन डब्ल्यू कॉन्टिनेंट दो बड़ी फैक्शंस में बंटा हुआ है, ह्यूमन रेस और डीमन रेस, और दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। ऐसे में सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट की पोजीशन बहुत मुश्किल हो जाती है। उन्हें डीमन रेस पूरी तरह स्वीकार नहीं करती और ह्यूमन रेस भी उन पर भरोसा नहीं करती। कौन जानता है कितने लोग उन्हें अपनी आंखों की किरकिरी समझते हैं। एक्सायो आखिरकार पूरी बात समझ जाता है, इसलिए सेक्ट के अंदर ह्यूमंस और डीमंस के बीच टकराव होना कोई अजीब बात नहीं है। दोनों वापस रहने की जगह पर लौट आते हैं और यूरो कहती है कि उसने अभी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी है, इसलिए वो ऊपर जाकर थोड़ा आराम करेगी और उसके बाद एक्सायो को आगे की ट्रेनिंग देगी। एक्सायो कहता है कि कोई समस्या नहीं है और वो आराम से आराम कर सकता है। ऊपर जाने से पहले यूरोंग उसे चेतावनी देती है कि वो नीचे कहीं भी घूम सकता है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर बिल्कुल नहीं आ सकता। एक्सायो सिर्फ मुस्कुराता है और सोचता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब यूरोंग खुद उसे ऊपर बुलाएगी, लेकिन फिलहाल वो इस बात को छोड़ देता है क्योंकि उसे भी थोड़ा आराम करना था। वो अपने कपड़े उतारकर गर्म झरने में उतर जाता है और सोचता है कि सेक्रेड ओरिजिन डीमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स सच में जिंदगी जीना जानते हैं क्योंकि हर जगह हॉट स्प्रिंग मौजूद है। वो अपना सिस्टम खोलकर देखता है और पता चलता है कि उसके पास अभी भी 7 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं, लेकिन उसकी कल्टीवेशन के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 6th स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे 100 मिलियन से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स चाहिए होंगे। हालांकि 3 एल्डर्स और जिक्शुन उसके पीछे खड़े थे, इसलिए लॉन्ग टियान शंख खुलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अंधेरे में वो कोई चाल जरूर चल सकता है। इसलिए एक्सायो को जितनी जल्दी हो सके और ज्यादा मजबूत बनना था। वो ऊपर की तरफ देखता है और सोचता है कि उसकी शुरुआत यूरोंग से करनी चाहिए। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, अचानक एक मैजिक सर्कल प्रकट होता है और कई हथियार उसकी तरफ निशाना बना लेते हैं। अंदर से यूरोंग पूछती है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक्सायो कहता है कि वो बस ऊपर क्या है ये जानने के लिए क्यूरियस था, साथ ही वहाँ से आने वाली खुशबू भी काफी अजीब है, इसलिए उसे गलत समझने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नहाते हुए यूरोंग पीछे मुड़कर कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि एक्सायो क्या सोच रहा है। वो साफ कह देती है कि किसी भी हालत में वो ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर वाला फ्लोर कई लेयर्स के फॉर्मेशन से सुरक्षित है और नेसेंट सोल रियल्म का कल्टिवेटर भी जबरदस्ती अंदर आने में मुश्किल महसूस करेगा। तभी एक्सायो ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल की बोतल खोल देता है और कहता है कि उसकी सीनियर गलत सोच रही है। उसे लगता है कि वो ना सिर्फ ऊपर जाएगा बल्कि यूरोंग खुद उसे ऊपर बुलाएगी। जैसे ही यूरोंग उस पिल की खुशबू महसूस करती है, वो तुरंत बाहर आ जाती है और एक्सायो के पास पहुंच जाती है। उसकी नजर ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल पर टिक जाती है, जबकि एक्सायो किसी और चीज को देख रहा था। यूरोंग उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि उसे ये पिल कहाँ से मिली और जल्दी से उसे दिखाने के लिए कहती है, लेकिन एक्सायो पीछे हट जाता है। फिर यूरोंग अपना तरीका बदलती है और प्यारी आवाज में उसे पास आने के लिए कहती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे पिल को ध्यान से देखने दे, क्योंकि वो सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती है कि ये असली है या नहीं। एक्सायो कहता है कि वो देख सकती है लेकिन छू नहीं सकती, क्योंकि कहीं वो इसे एक ही बार में खा गई और बाद में बोल दिया कि ये नकली थी तो वो कुछ साबित नहीं कर पाएगा। यूरोंग कसम खाती है कि जब तक एक्सायो इजाजत नहीं देगा वो पिल को हाथ भी नहीं लगाएगी, लेकिन कसम खाते समय उसका तौलिया गलती से गिर जाता है। वो शर्माते हुए कहती है कि ये जानबूझकर नहीं हुआ और एक्सायो से मजाक बंद करके उसके साथ ऊपर आने के लिए कहती है। जैसे ही यूरोंग सीढ़ियां चढ़ती है, एक्सायो उसके पीछे जाता है और हंसकर कहता है कि आखिर उसने सच में उसे ऊपर बुला ही लिया। कुछ समय बाद ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर एक्सायो उसे पिल दिखाता है और पूछता है कि अब उसका देखना खत्म हुआ या नहीं। यूरोंग ध्यान से जांच करके कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये असली ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल है। वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए एक्सायो के करीब आकर कहती है कि वो उसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। एक्सायो कहता है कि उसे पैसों की कमी नहीं है। तभी उसे एक बहुत अच्छी खुशबू महसूस होती है और वो पूछता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। यूरोंग एक पौधे की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि क्या वो इस प्लांट के बदले पिल का सौदा करेगा। एक्सायो कहता है कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सिर्फ अच्छी खुशबू वाला ऑर्चिड ग्रेड 8 ओरिजिन गैदरिंग पिल के बराबर नहीं हो सकता। तब यूरोंग बताती है कि ये कोई साधारण ऑर्चिड नहीं है,
इसका नाम इमॉर्टल ब्लू गैनोडर्मा है, जो एक बेहद दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब है। उसके पिता ने एंशिएंट सीक्रेट रियल्म की खोज करते समय इसे पाया था, जब वो उसके लिए ओरिजिन गैदरिंग पिल ढूंढ रहे थे। एल्डर फन डोंग ने खुद इसकी जांच की थी और बताया था कि ये ग्रोथ स्टेज में मौजूद ग्रेड 8 स्पिरिचुअल हर्ब है। अगर ये पूरी तरह मैच्योर हो जाए तो शायद स्पिरिचुअल हर्ब की कैटेगरी को भी पार करके एक प्राइसलेस ट्रेजर लेवल हर्ब बन सकती है। ये सुनकर एक्सायो हैरान हो जाता है। मौका देखकर यूरोंग कहती है कि अगर वो ट्रेड स्वीकार कर ले तो वो साथ में 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स भी दे देगी। एक्सायो सोचता है कि असल में सिर्फ ये हर्ब ही उस पिल के बराबर है, लेकिन यूरोंग की बेचैनी देखकर उसे लगता है कि वो इससे थोड़ा और फायदा उठा सकता है। वो कहता है कि हर्ब की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे ट्रेजर लेवल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और समय लगेगा। शायद सैकड़ों साल इंतजार करने के बाद भी वो इसे मैच्योर होते हुए नहीं देख पाएगा। ये सुनकर यूरोंग परेशान हो जाती है और मानती है कि एक्सायो सही कह रहा है। फिर अचानक वो कहती है कि उसके पास एक और चीज है जो वो उसे दे सकती है। एक्सायो पूछता है कि आखिर वो क्या चीज है। यूरोंग अपनी तरफ इशारा करके कुछ दिखाती है। एक्सायो हले उसकी बात का गलत मतलब समझ लेता है, लेकिन यूरोंग शर्माते हुए कहती है कि वो गलत समझ रहा है और उसे ध्यान से देखने को कहती है। वो बताती है कि ये उसके पिता द्वारा दिया गया ग्रेड 7 डिफेंसिव धर्मा ट्रेजर है, जिसका नाम ड्रैगन टेंडन आर्मोर है। इसे ड्रैगन की टेंडन्स और स्केल से बनाया गया है। ये अपना रूप बदल सकता है और इसकी डिफेंस बेहद मजबूत है। ये कुछ समय तक नैसेंट सोल एक्सपर्ट्स के अटैक्स को भी सह सकता है। एक्सायो उस ट्रेजर को हाथ में लेकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सच में बहुत कमाल की चीज है। फिर वो यूरोंग से पूछता है कि क्या वो सच में इतनी कीमती चीज उसे देने के लिए तैयार है। यूरोंग बताती है कि वो पूरे साल फॉर्मेशन वैली में रहकर फॉर्मेशंस की स्टडी करती है और लगभग कभी बाहर नहीं जाती, इसलिए उसके लिए ड्रैगन टेंडन आर्मोर का ज्यादा उसे नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस में नहीं पड़ती। एक्सायो अपनी शर्ट उतारकर नया आर्मोर पहनता है और उसे धन्यवाद देते हुए कहता है कि वो इस गिफ्ट को स्वीकार करता है। यूरोंग की नजर एक्सायो की बॉडी पर पड़ती है और वो मन ही मन हैरान होती है कि एक आदमी की बॉडी इतनी शानदार भी हो सकती है। जैसे ही आर्मोर एक्सायो के शरीर के हिसाब से ढल जाता है, वो उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि यूरोंग उसे देख रही थी। वो नजरें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सायो पहले ही ये बात पकड़ चुका था। एक्सायो सोचता है कि अब समय आ गया है कि वो जिक्शुन से मिले स्पिरिट स्टोन्स का उसे करे। वो यूरोंग को बुलाकर कहता है कि उसे उससे बहुत ज्यादा चीजें मिल चुकी है और उसे थोड़ा शर्म महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसके 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स वापस करना चाहता है। यूरोंग को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो उन्हें स्वीकार कर लेती है। तुरंत सिस्टम की आवाज आती है कि एक्सायो ने 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स गिफ्ट किए हैं और उसे 200 टाइम्स रिटर्न मिला है। इसकी वजह से उसे पूरे 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिल जाते हैं। एक्सायो हंसने लगता है और कहता है कि अब उसे कल्टिवेशन रिसोर्सेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सायो कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि उसकी कल्टिवेशन आगे बढ़ने वाली है और पूछता है कि क्या उसे कल्टिवेशन के लिए कोई कमरा मिल सकता है। यूरोंग बताती है कि बस दरवाजे से बाहर निकलकर दाईं तरफ चला जाए, वहाँ एक कमरा है। वो हैरान होती है क्योंकि एक्सायो अभी कुछ समय पहले ही ब्रेक थ्रू हुआ था और अब फिर से आगे बढ़ने वाला था। उसकी नजर में एक्सायो सच में एक मॉन्स्टर था। एक्सायो कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और सिस्टम को कल्टिवेशन शुरू करने का आदेश देता है। वो ध्यान लगाकर अपने स्पिरिट स्टोन्स खर्च करना शुरू कर देता है। 3 दिन बाद यूरोंग बाहर बैठी सोच रही थी कि पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं और पता नहीं एक्सायो की हालत कैसी होगी। उसी समय कमरे के अंदर एक्सायो लगातार कल्टिवेशन कर रहा था और अचानक उसके शरीर से बहुत ताकतवर एनर्जी निकलने लगती है। एक्सायो सफलतापूर्वक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 8th स्टेज तक पहुंच जाता है। उसका शरीर पहले से काफी बदल चुका था और वो कहता है कि 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स बिल्कुल उतने ही थे जितने उसे 8th स्टेज तक पहुंचने के लिए चाहिए थे। इससे उसे समझ आ गया कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन सच में बहुत डरावनी है। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।